एनिमे की स्टार्टिंग में हम कुछ हीरोज को देखते हैं जो कि अपनी एक साथी आसिड को मार रहे होते हैं और उनमें से एक गैलन उसकी एक आंख पर अटैक करता है। आसिड उनसे इसका रीजन पूछता है, जिस पर गैलन बताता है कि तुम 4 हीरोज ने इस मिशन को पूरा कर दिया है और अब हम तुम सभी को मारकर तुम्हारी जगह लेने वाले हैं। तुम्हारे मरने के बाद दुनिया में सिर्फ हम 7 वॉरियर्स को हीरोज का टाइटल मिलेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि इस मिशन पर 14 हीरोज को भेजा जाता है, जहाँ 3 हीरोज की मौत हो जाती है और 4 हीरोज को मार दिया जाता है क्योंकि उन्होंने अपने अंपायर को धोखा दिया था और बाकी के बचे 7 हीरोज को एज ऑफ ग्लोरी से सम्मान किया जाता है। वो इस दुनिया में 7 हीरोज के नाम से जाने जाते हैं। 20 साल के बाद हम आगे की स्टोरी को देखते हैं, जहाँ पर एक लड़की कैरेज में छुपी हुई होती है। वो असल में बॉर्डरलैंड को पार करके एम्पायर में जाना चाहती थी। इधर हम कुछ सोल्जर के चीफ रासव को देखते और उन सभी लोगों को मारने का ऑर्डर देता है जो बिना परमिशन के एम्पायर में जाने की कोशिश कर रहे होते हैं। रासव उन सभी से कहता है कि इंपीरियर के पास के बिना कोई भी एम्पायर में नहीं जा सकता और जो भी एम्पायर में जाने की कोशिश करेगा उन सभी को मौत की सजा दी जाएगी। और इतना कहने के बाद रासव उन सभी को मरवा देता है। तभी कुछ सोल्जर्स उस बच्ची को पकड़कर रासव के पास लेकर जाते हैं जो कैरेज में छुपी हुई होती है और वो बच्ची उन सभी से कहती है कि मैं गलती से इस जगह पर आ चुकी हूँ। पर रासव उसकी बात नहीं मानता है और उससे कहता है कि अब तुम्हें मरना होगा। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उस लड़की को अपने साथ लेकर जाने लगता है। वो असल में उस लड़की को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके बड़े भाई होने की एक्टिंग कर रहा होता है और उस लड़की को पीपी नाम से बुलाता है। रासव उससे पूछता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का रासव से कहता है कि मैं इस लड़की का भाई हूँ। जिसे सुनकर रासव उससे कहता है कि तुम दोनों तो बहुत ही अलग रेसेस के हो। फिर वो लड़का रासव को बताता है कि हमारी मदर अलग अलग है, लेकिन रासव उसकी बातों पर यकीन नहीं करता है और अपने सोल्जर से कहता है कि वो उन दोनों को मार दे। इधर वो लड़का भी उन सभी से लड़ने के लिए रेडी होता है, लेकिन तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और रासव से कहता है कि ये दोनों मेरे साथी है। फिर वो रासव को कुछ गोल्ड कॉइन देता है और उससे कहता है कि आप इन दोनों को छोड़ दें। रासव उस गोल्ड कॉइन को लेने के बाद उन दोनों को छोड़ देता है, जिसके बाद वो आदमी उन दोनों बच्चों को अपने साथ लेकर जाता है और उन्हें अपना नाम विड बताता है। इधर वो लड़की बताती है कि मेरा नाम पीपी नहीं है और वो लड़का उससे कहता है कि मैं भी तुम्हारे पीछे वाली कैरेज में ही छुपा हुआ था, लेकिन तुम्हारी वजह से मैं इस जगह से निकल नहीं पाया। विड उन दोनों से कहता है कि मैंने तुम दोनों को बचाने के लिए बहुत ही सारे पैसे दिए हैं और अब इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है आगे तुम जिंदा रह पाओ या फिर नहीं, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दोनों इस जगह से चले जाओ। और विड उस लड़के से कहता है कि तुम एक लिटिल हीरो हो। जिसे सुनकर वो लड़का विड से पूछता है कि तुम मुझे लिटिल हीरो क्यों कह रहे हो। फिर विड बताता है कि तुम जैसे बच्चों को एम्पायर में 7 हीरो से मिलवाने के लिए लेकर जाना चाहते हैं और बड़े होकर उनकी तरह हीरो बनने का सोच रखते हैं। उन्हें हम लोग लिटिल हीरो कहते हैं। और ये सुनने के बाद वो लड़का विड से कहता है कि मुझे लिटिल हीरो का नाम पसंद नहीं है। उसके बाद विड उन्हें बताता है कि यहाँ पर एक स्मगलर है जो सभी को एम्पायर के अंदर जाने में मदद करती है। और इतना कहने के बाद विड वहाँ से जा रहा होता है। तभी वो लड़का विड को रुकने के लिए कहता है और उससे पूछता है क्या तुम मुझे उस स्मगलर के पास लेकर जाओगे। फिर विड उन दोनों से पूछता है कि आखिर तुम किस रीजन से एम्पायर जाना चाहती हो, जिस पर पीपी बताती है कि यहाँ पर उसका सब कुछ खत्म हो चुका है, इसलिए अब वो एम्पायर में जाकर अपनी न्यू लाइफ स्टार्ट करना चाहती है। और तभी उस लड़के को कुछ सेंस होता है और वो विड को बताता है कि यहाँ पर 13 सोल्जर्स आ रहे हैं। जिसके बाद वो लड़का पीपी को पानी में फेंक देता है और उसके बाद वहाँ पर 13 सोल्जर्स आ जाते हैं। वो सभी विड से कहते हैं कि तुमने रासव को पैसे दिए हैं, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान बचानी है तो तुम्हें हमें भी पैसे देने होंगे। और उस लड़के को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। जिस पर विड उसको बताता है कि इस मोनास्ट्री से बाहर जाने के लिए हमें बहुत ही सारे पैसे यहाँ के मोंग को देने पड़ते हैं, इसलिए ये सभी गार्ड्स इस बात का फायदा उठाते हैं और उस सभी लोगों से ब्राइब लेते हैं और जो उनकी बात को नहीं मानता है उसको मार डालते हैं। फिर वो गार्ड उन पर अटैक करने के लिए कहते हैं, लेकिन वो लड़का उन्हें आसानी से मार देता है, जिसे देखकर विड बहुत ही हैरान हो जाता है। वो लड़का सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है और उसकी स्वॉर्ड स्किल को देखकर विड को यकीन नहीं हो रहा होता है कि ये लड़का इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकता है। फिर वो उन सभी गार्ड्स को मारकर पानी में फेंक देता है और विड उस लड़के से कहता है कि तुम्हें मेरी मदद करनी होगी और वो लड़का इसके लिए मान जाता है। उसके बाद पीपी भी पानी से बाहर आ जाती है और उस लड़के पर गुस्सा कर रही होती है। फिर वो लड़का विड को अपना नाम कंजेल बताता है और पीपी भी अपना असली नाम बताने के लिए जाहिर होती है, लेकिन कंजेल उससे कहता है कि आज से तुम्हारा नाम पीपी ही रहेगा। उसके बाद वो सभी अंडरग्राउंड सिटी में आ जाते हैं जहाँ पर कुछ लोग रहते हैं और वो सभी एक बार के अंदर बैठकर खाना खा रहे होते हैं। इधर विड बार के ओनर एल्टिया से बात कर रहा होता है कि क्या उन सभी को एम्पायर तक पहुंचा सकती है और विड एल्टिया से डिस्काउंट भी मांग रहा होता है, जिस पर एल्टिया बताती है कि इसमें बहुत ही रिस्क है और तुम सभी मुझसे डिस्काउंट मांग रहे हो। फिर विड बताता है कि उसने अपने सारे पैसे इन बच्चों को बचाने में स्पेंड कर दिए। विड एल्टिया को बताता है कि वो बच्चा कंजेल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और वो हमारे बहुत ही काम भी आ सकता है और एल्टिया कंजेल की तरफ देखती है। फिर विड कंजेल के पास आता है और उससे कहता है कि यहाँ की ओनर तुमसे बात करना चाहती है, इसलिए तुम उसको गुस्सा मत दिलाना। जिसके बाद कंजेल एल्टिया से बात करने के लिए उसके रूम में आता है और उसके लिए सिर्फ एक लास्ट शिप ही बची हुई है और उसको एम्पायर जाने में 2 दिन का टाइम लगेगा क्योंकि सिविल
वॉर शुरू हो चुकी है और 1000 स्पेयर के पास 7 हीरोज कैंप कर रहे हैं। अगर तुम उनसे मिलना चाहते हो तो तुम्हें इस शिप को पकड़ना होगा, वरना तुम उन सभी से मिल नहीं पाओगे। और ये सुनकर कंजेल भी बहुत ही खुश हो जाता है। इधर रासव भी सभी गार्ड्स के साथ अंडरग्राउंड सिटी में आ जाता है और तभी एक आदमी एल्टिया के बारे में इन्फॉर्म करता है। रासव उन सभी से कहता है कि यहाँ पर स्मगलिंग का काम भी होता है और तुम सभी ने मोनेस्ट्री को टैक्स भी नहीं दिया, जिस पर एल्टिया बताती है कि तुम्हें गलत इन्फॉर्मेशन दी गई है, यहाँ पर कुछ भी गलत काम नहीं होता है। और ये सुनने के बाद रासव उससे कहता है कि हमें इस बारे में जिसने इन्फॉर्म किया है वो भी हमारे साथ है। फिर वो उस आदमी को वहाँ पर लेकर आता है और वो आदमी रासव को सारी सच्चाई बता देता है और उससे कहता है कि अब आप मुझे छोड़ दो। लेकिन रासव उस आदमी को मार देता है और बाकी सभी गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि तुम यहाँ के सभी लोगों को मार दो। फिर रासव को वहाँ पर पीपी भी दिखाई देती है और उसको पकड़कर मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कंजेल आ जाता है। फिर रासव को वहाँ पर पीपी भी दिखाई देती है और उसको पकड़कर वो मारने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी वहाँ पर कंजेल अटैक करता है और रासव के सभी गार्ड्स को मार डालता है, जिसे देखकर रासव बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और वहाँ से भागने के लिए जा ही रहा होता है। वो मारिटल लॉ को शुरू कर देता है और सभी गार्ड से यहाँ की सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए कहता है। रासव कंजेल को मारने के लिए रैंगरेज को हायर करता है। इधर एल्टिया, विड और बाकी सभी से कहते हैं कि मार्शल लॉ शुरू हो चुका है, इसलिए हमें यहाँ जल्दी से निकलना होगा। और कंजेल ऊपर मून की तरफ देखता है और कहता है कि मैं उन सभी को हरा सकता हूँ। इतना कहने के बाद एल्टिया उन सभी को अपने साथ अंडरग्राउंड रास्ते में लेकर जाती है और बताती है कि इस अंडरग्राउंड बेस का यूज बहुत ही साल पहले विचेस करते थे। मैं यहाँ पर एक बार अपने एक फ्रेंड के साथ आ चुकी हूँ और रास्ते में उन्हें कुछ मोस्टर भी मिलते हैं जिन्हें एल्टिया मार देती है। उसके बाद उन्हें आगे जाकर एक बहुत ही बड़ा मोस्टर दिखाई देता है, जिसे देखकर एल्टिया डर जाती है और कंजेल उस मोस्टर पर अटैक करता है, लेकिन उसका अटैक काम ही नहीं करता। वो मोस्टर कंजेल को पकड़कर ऊपर छत पर मारता है, जिससे कि उसको बहुत ही चोट आ जाती है और कंजेल भी बेहोश हो चुका होता है। ये सब देखकर विड और एल्टिया बहुत ही ज्यादा डर चुके होते हैं और एल्टिया वहीं पर बैठ जाती है और कहती है कि अब हम जिंदा नहीं बचने वाले। विड एल्टिया से कहता है कि हम इतनी आसानी से हार नहीं सकते और जैसे ही वो मोस्टर उन पर अटैक करने के लिए आ ही रहा होता है तो विड उससे फाइट करने लगता है। विड उस मोस्टर को अपने अटैक से नीचे गिरा देता है और उसके सर पर चोट भी आ जाती है, लेकिन वो मोस्टर विड पर फिर से अटैक कर देता है, जिससे कि विड भी बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुका होता है। और जैसे ही वो मोस्टर एल्टिया और पीपी को खाने के लिए जा ही रहा होता है कि कंजेल उस मोस्टर को पकड़कर उसको मार ही देता है। ये देखकर वो सभी बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन तभी कंजेल को एक अटैक सेंस होता है जो उसकी तरफ आ रहा होता है, पर कंजेल उस अटैक को ब्लॉक कर लेता है और उसके बाद वहाँ पर रासर रैंगरेज के साथ आता है और उन सभी से कहता है कि अब तुम सब यहाँ पर मरने वाले हो। कंजेल और पीपी को दोनों को उस रोड से रोने की आवाज सुनाई देती है और रासव उन सभी को रैंगरेज के बारे में बताता है कि वो एल्टिया और तुम सभी की तरह ही डेमी ह्यूमंस है, लेकिन उसने मोनेस्ट्री की पावर को देखकर उन्हें ज्वाइन कर लिया और इसने हमें तुम सभी के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन दे दी, जिस वजह से हम तुम्हें यहाँ पर पकड़ पाए। ये सुनने के बाद एल्टिया उससे कहती है कि तुम भला अपनी रेसेस के लोगों को धोखा कैसे दे सकते हो, लेकिन रैंगरेज उससे कुछ भी नहीं कहता। इधर रासव रैंगरेज को उस पर अटैक करने के लिए कहता है और रैंगरेज उस पर अपनी मैजिकल सोर्ड से अटैक करता है, जिसे कंजेल रोक लेता है। कंजेल रैंगरेज को वो सोर्ड यूज करने से मना कर रहा होता है, जिसे सुनकर रासव को लगता है कि शायद से कंजेल डर चुका है। इधर पीपी बताती है कि उस सोर्ड में एक फेरी को सील किया गया है और उसकी पावर का यूज किया जा रहा है, जिस वजह से उस फेरी को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा है। वो उस दर्द की वजह से बहुत ही तेज से चिल्ला रही है और वो आवाज सुनकर कंजेल को भी बहुत ही बुरा लग रहा होता है। फिर रैंगरेज वहां से जाने लगता है और रासव उससे इसका रीजन पूछता है, जिस पर रैंगरेज बताता है कि मैंने अपना काम पूरा कर दिया, तुमने मुझे इन शिप में जाने से रोकने के लिए हायर किया था और मैंने अपना काम पूरा कर दिया। फिर रासव रैंगरेज से कहता है कि मैं तुम्हें और ज्यादा पैसे दूंगा, इसलिए तुम इनको यहीं पर खत्म कर दो। और ये सुनने के बाद रैंगरेज दोबारा से कंजेल पर अटैक करता है, जिस वजह से कंजेल अंडरग्राउंड रन्स में चला जाता है। और इधर विड शिप को जाता हुआ देखकर एल्टिया और पीपी से कहते हैं कि हमें जल्दी से शिप के अंदर जाना होगा। पीपी विड से कहते हैं कि हम कंजेल को अकेला छोड़कर नहीं जा सकते और विड बताता है कि हमें कंजेल की फिक्र नहीं करनी चाहिए, वो ठीक ठाक वापस आ जाएगा, इसलिए अभी हमारा यहाँ से निकलना इम्पोर्टेंट है। और इधर रासव अंडरग्राउंड रन्स में आ जाता है, जहाँ पर कंजेल से कहते हैं कि यहाँ पर तुम्हारी पावर काम नहीं करने वाली है, क्योंकि यहाँ पर मून की लाइट नहीं है और मुझे ये भी पता चल चुका है कि तुम्हारी पावर्स मून की लाइट की वजह से ही मिलती है। फिर रासव अपने स्टॉर्म गार्ड्स को वहाँ पर बुलाता है और उन्हें कंजेल को मारने का ऑर्डर देता है। और इधर कंजेल अपने पास्ट को याद करने लगता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि आसरेट असल में कंजेल है, जो कि रिइंकार्नेट होकर आया और 20 साल पहले कंजेल अपने साथी इरिना के साथ इस रंस के अंदर आया था। इरिना ने उसको इस रंस के सभी ट्रैप के बारे में बताया और अपनी लाइफ को वहीं पर सेक्रीफाइस कर दिया। इधर रासव अपने गार्ड को अटैक करने के लिए कहता है और सभी गार्ड कंजेल पर अटैक करते हैं, लेकिन कंजेल उनके अटैक को डोज कर लेता है, जिसे देखकर रासव बताता है कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए तुम्हें इसे थोड़ा सीरियस होकर फाइट करना होगा। जिसे सुनने के बाद सभी गार्ड्स अब कंजेल को सीरियस लगने लगते हैं। वो सभी कंजेल से फाइट करते हैं, पर कंजेल उनके सभी अटैक से बहुत ही आसानी से बच जाता है और सीधा रासव के पास आ जाता है, जिसे देखकर रासव की फटने लगती है। वो वहाँ से भाग रहा होता है और तभी वो नीचे गिर जाता है। जैसे ही कंजेल उसके पास आता है तो सभी गार्ड्स कंजेल पर पीछे से अटैक करने वाले होते हैं, लेकिन तभी कंजेल अपनी स्वॉर्ड को नीचे फ्लोर पर मारता है, जिससे कि वहाँ का ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और वो सभी गार्ड उस ट्रैप की वजह से मर जाते हैं।
ये देखकर रासो बहुत ही हैरान हो जाता है और कंजेल से पूछता है कि तुम्हें भला इस रंस के ट्रैप के बारे में कैसे पता है, जिस पर कंजेल बताता है कि मैं इस जगह पर पहले भी बहुत ही बार आ चुका हूँ, इसलिए मुझे इस जगह के बारे में सब कुछ पता है। उसके बाद वो उस डोर के पास चला जाता है जहाँ पर मोंक होता है। वो कंजेल से कहता है कि मोनेस्ट्री का सीक्रेट पैलेस है और यहाँ पर आना मना है, लेकिन कंजेल उसको इग्नोर करके सीधा एरिंगना के पास आ जाता है। मोंक कंजेल को बताता है कि यहाँ पर उन 7 हीरोज के अटेंडेंट को रखा गया है जिसने बॉर्डरलैंड्स पर थाउजेंड्स स्पेयर बनाए हैं। ये सुनने के बाद कंजेल उसको चुप रहने के लिए कहता है और अर्गना से कहता है कि मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि जिस इंसान ने सभी की जान बचाने के लिए खुद को सेक्रीफाइस कर दिया उसको सभी हीरोज का अटेंडेंट मार रहे हैं। और इधर मोंक रासो से पूछता है कि ये लड़का कौन है, जिस पर रासो बताता है कि ये लिटिल हीरो है जो एम्पायर के खिलाफ है। और इधर अंजल अर्गना के पास आता है और उससे कहता है कि हम बहुत ही सालों के बाद मिल रहे हैं, लेकिन मैं तुम्हारी सेक्रीफाइस को इस तरह से बर्बाद नहीं होने दूंगा। मैं तुम्हें यहाँ पर आजाद करने के लिए आया हूँ। और मोंक अंजल को 7 हीरोज के पास्ट के बारे में बताता है कि सालों पहले एम्पायर के 14 वॉरियर्स को डेथ ऑफ फॉरेस्ट में भेजा गया था, जहाँ पर 3 वॉरियर्स मिशन पर मारे गए और 4 वॉरियर्स ने एम्पायर को धोखा दे दिया था, जिस वजह से उन सभी की मौत हो गई और बचे हुए 7 वॉरियर्स को 7 हीरोज का टाइटल दे दिया गया जिन्होंने एम्पायर को बचाया था। और फिर कंजेल अपना पास्ट याद करता है। वो और अर्गन दोनों साथ में रंस के अंदर जाने का प्लान करते हैं, लेकिन सभी वॉरियर्स को बाहर रुकने के लिए कहा गया होता है जिससे कि वो बाहर की सिचुएशन को हैंडल कर सके। इधर मोंक बताता है कि जब वो मर्चेंट था तब इस जगह पर आया करता था और उसने अपनी आंखों के सामने इन स्पेयर्स को बनते हुए देखा, जिसके बाद मैंने इस जगह पर यह मोनेस्ट्री बनाया और 7 हीरोज में से एक लैंडग्रैब स्टॉर्म मोलेक ने उसको ये सारी जिम्मेदारी दे दी। जिसे सुनने के बाद कंजेल हंसने लगता है और इंगिरा से कहता है कि अब उस बैंडेड को अब लैंडग्रैब का टाइटल दे दिया गया है। इंपीरियर ने उस बैंडेड को हमारे साथ मिशन पर भेजा है और स्टैन मोलेक ने मेरा हाथ काटा था। वो उन बाकी के हीरो के साथ मिलकर मुझे मरता देख बहुत ही खुश हो रहा था। उसने भी मुझे धोखा दिया था और बाकी के 6 हीरो के साथ मिलकर मेरी बॉडी को काट रहे थे, इसलिए मैं उन सभी से अपना और बाकी के हीरोज का बदला लेकर रहूंगा। इतना कहने के बाद कंजेल अपनी सोर्ड को निकालता है और उस मैजिक सर्कल को खत्म करने के लिए जा ही रहा होता है कि तभी मोंक कंजेल पर अटैक कर देता है, लेकिन कंजेल उसके अटैक को ब्लॉक कर देता है और उस मैजिक सर्कल को इरेज कर देता है, जिससे कि वो पूरी मोनेस्ट्री तबाह होने लगती है और बाहर बॉर्डर पर सभी स्पेयर्स भी गायब होने लगते हैं। इधर विड और बाकी सभी शिप को जाता हुआ देख रहे होते हैं और तभी उन्हें पकड़ने के लिए गार्ड्स आ जाते हैं। फिर वो सभी स्पेयर को गायब होता देख बहुत ही हैरान हो रहे होते हैं। इधर स्पेयर के गायब होने के बाद सभी लोग जो बॉर्डर के इस तरफ होते हैं वो सभी एम्पायर की ओर जाने लगते हैं और कंजेल रंस के बाहर आता है। कंजेल इग्ना को याद करके कहता है कि मैं उन 7 हीरोज को मारकर सभी का बदला लूंगा। दूसरी तरफ हम रासो को देखते हैं जो कि एक बड़े पत्थर के नीचे दबा होता है और तभी वहाँ पर रंगरेज आ जाता है। रंगरेज को वहाँ पर देखकर रासो उसको मदद करने के लिए कहता है और बताता है कि मोंक के मरने के बाद इस जगह का नया ओनर बनाने वाला है। रासो रंगरेज से कहता है कि मैं तुम्हें बहुत ही सारे पैसे दे सकता हूँ, पर रंगरेज उस ऑफर को एक्सेप्ट नहीं करता और बहुत ही सारे लोग वहाँ पर रासो से बदला लेने के लिए आगे होते हैं, जिसे देखकर रासो बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। और दूसरी तरफ कुछ गार्ड्स एक शिप में बैठकर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर विड और बाकी सभी आ जाते हैं और उस शिप में बैठकर भाग जाते हैं। और एल्टिया सोच रही होती है कि मेरा स्लम बिजनेस अब खत्म हो चुका है। इधर हम कंजेल को देखते हैं जो कि एक ड्रैगन पर बैठकर जा रहा था और विड और बाकी सभी कंजेल को सेफ देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। इधर 7 हीरोज भी उन सभी स्पेयर को गायब होता देख रहे होते हैं और वो सोचते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है। सभी लोग इस इंसिडेंट को देखने के बाद बहुत ही ज्यादा डर गए होते हैं और तभी सोल्जर्स उन सभी लोगों से कहते हैं कि हमें डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारी सेफ्टी के लिए 7 हीरोज हमारे साथ हैं। और ये सुनने के बाद सभी लोग 7 हीरोज को चेयर करने लगते हैं। उसके बाद हम मून टेम्पल के अंदर एक लड़की को देखते हैं जो कि नहा रही होती है और ऊपर मून को देख रही होती है। कॉस्मिक लोग चेंज हो चुके होते हैं, शायद से कुछ बुरा होने वाला है। और इधर हम कंजेल को देखते हैं जो कि सीधा 7 हीरोज की टेरिटोरी में आ जाता है। तभी उसको एक शिप टक्कर मारती है और उस शिप में बैठा एक आदमी कंजेल को देखकर कहते हैं कि मुझे पता कि तुम इस जगह पर जरूर आओगे। तभी दूसरा आदमी कंजेल पर अटैक करता है जिससे कि कंजेल सीधा नीचे गिर जाता है। उसके बाद गेलेन और बाकी के हीरोज वहाँ पर कंजेल के पास आते हैं। गेलेन को अपने सामने देखकर कंजेल उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन उनमें से एक हीरो को कंजेल अपने मैजिक से रोक देता है, जिससे कि कंजेल की बॉडी मूव नहीं कर पा रही होती। लेकिन कंजेल अपनी पूरी पावर का यूज करके अपनी जगह से हिलने लगता है, जिसे देखकर सभी हैरान हो जाते हैं। और तभी कंजेल को पकड़ लिया जाता है और उसके हाथ से स्वॉर्ड भी छूट जाती है। सभी लोग कंजेल पर गुस्सा कर रहे होते हैं क्योंकि वो 7 हीरोज में से एक पर अटैक करने की कोशिश कर रहा था, इसलिए वो सभी कंजेल को मारने के लिए कहते हैं। लेकिन गेलेन कंजेल को मारने से मना कर देता है और सभी लोगों से कहता है कि ये लड़का बॉर्डरलैंड से आया है, इसने अपनी लाइफ में बहुत ही सफर किया और इसे हमारी मदद भी नहीं मिल सकी, जिस वजह से बहुत ही ज्यादा गुस्से में, पर हमें अब इसकी मदद करनी चाहिए और इसलिए इसको मारने की कोई जरूरत नहीं। और ये सुनकर कंजेल हैरान हो जाता है। फिर गेलेन वहाँ से जाने लगता है और सभी गेलेन की गाइडेंस को देखकर उसको चीयर करने लगते हैं। इधर कंजेल को समझ में आता है कि गेलेन का असली मकसद दुनिया पर राज करने का था। उसने इस 20 सालों में बहुत ही फेम कमाया है। तभी वहाँ पर
सोल्जर्स आते जिन्होंने कंजेल पर अटैक किया था और उन्हें पता चलता है कि गलेन ने कंजेल को जिंदा छोड़ दिया है, जो सुनकर वो सभी हैरान हो जाते और इधर कंजेल निराश होते हुए जा रहा होता है कि तभी एक ड्रैगन कंजेल को पकड़कर उड़ने लगता है। उस ड्रैगन के ऊपर एक लड़की होती है और वो कंजेल से कहती है कि मैंने तुम्हें ढूंढ लिया और अब तुम्हारे मरने का टाइम आ चुका है। लेकिन वीड कंजेल को देख लेता है और वो सीधा लड़की पर अटैक करता है, जिस वजह से वो सभी नीचे गिर जाते हैं। पीपी भागकर कंजेल के पास आती है और उस लड़की से कहती है कि तुम भला कंजेल को क्यों मारना चाहती हो, जिस पर वो लड़की कुछ भी नहीं कहती है और पीपी को सामने से हटने के लिए कहती है और इधर वीड भी उस लड़की को पहचान लेता है। जैसे ही वो लड़की कंजेल पर अटैक करने के लिए जा ही रही होती है कि तभी वीड उससे कहता है कि प्रिंसेस आप यहाँ पर क्या कर रही हो, जिसे सुनकर वो लड़की वीड से पूछती है कि तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और दूसरी तरफ रोजन अपने ग्रुप के सभी सोल्जर्स को बताता है कि वो लड़का असल में बॉर्डरलैंड्स का हीरो है। कुछ मंथ पहले बॉर्डरलैंड्स पर कुछ रिबेल ने अटैक कर दिया था और उन सभी रिबेल को 3 मंथ पहले ही कंजेल ने अकेले खत्म कर दिया, जिसे सुनकर एक लड़की कहती है कि मुझे तो नहीं लगता कि कंजेल इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, पर रोजेन बताता है कि मैं उससे फाइट कर चुका हूँ, लेकिन उसने मुझे बहुत ही आसानी से हरा दिया। और इधर वो लड़की वीड को बताती है कि कंजेल ने मेरे बड़े भाई क्राट को मार दिया, जिसे सुनकर वो हैरान हो जाता है। और वो लड़की बताती है कि मैं अपने क्लैन की 3rd प्रिंसेस हूँ और मेरा नाम अना है, मैं कंजेल को मारकर अपने भाई की मौत का बदला लूंगी। और इतना कहने के बाद वो सीधा कंजेल पर अटैक करने के लिए आ जाती है। तभी पीपी उसके सामने आ जाती है और वो पीपी को मारने वाली होती है कि इतने में कंजेल उठ जाता है और वो सीधा अपनी सोड अना के सामने रख देता है। अना कंजेल की ऑरा को देखकर डर जाती है और वहीं पर गिर जाती है। इधर कंजेल भी वहां पर गिरकर बेहोश हो चुका होता है और उसके बाद वो सभी वहां शेल्टर में रेस्ट करने के लिए आए होते हैं, जहां पर सभी बॉर्डरलैंड्स के लोगों को रखा गया होता है। दूसरी तरफ हम मेयर को देखते हैं, जो जेरेन पेन से कहता है कि स्टोन मेलेक आर्मी यहाँ पर आ चुकी है, पर क्या हमें इन बॉर्डरलैंड्स के लोगों को यहाँ पर अपने साथ रखना सेफ होगा, जिस पर जेरेन पेन उससे कहता है कि हमें इस बात से परेशान होना नहीं चाहिए और मैं यहाँ पर सब कुछ अच्छे से मैनेज कर रहा हूँ। इधर पीपी के पास उसके रेस का एक लड़का आता है और वो पीपी को अपना नाम जेफी बताता है। जेफी पीपी से कहता है कि तुम हमारी रेस की हो, इसलिए तुम्हें हमारे साथ रहना चाहिए। और तभी वहाँ पर अल्टिया आ जाती है और उस लड़की को देखकर समझ जाती है कि पीपी के रेस का लड़का है। और तभी वहाँ पर जेफिया के पेरेंट्स आ जाते हैं। उसके पेरेंट्स एल्टिया को बहुत ही अच्छे से जानते थे, क्योंकि एल्टिया ने उन सभी को यहाँ पर आने में मदद की है। जेफी के पेरेंट्स एल्टिया से कहते हैं कि ये जगह सच में बहुत ही अच्छी है और हमें इस बात की बहुत ही खुशी है कि तुम्हारी वजह से हम इस जगह पर आ पाए। फिर जेफी पीपी को अपने साथ चलने के लिए कहता है और बताता है कि हम सभी रेस के लोग मिलकर खुद का विलेज बना रहे हैं, जहाँ पर हम सभी अच्छे से रह सकते हैं, इसलिए तुम्हें भी हमारे साथ चलना चाहिए। दूसरी तरफ प्रिंसेस अना वीड से कहती है कि इस लड़के ने मेरे भाई को मारा है, इसलिए इसको मारकर अपने भाई का बदला लेकर रहूंगी। और वीड की लॉयल्टी पर सवाल उठाने लगती है, जिसे सुनकर वीड उससे कहता है कि मैं हमेशा से लॉर्ड कराट का लॉयल हूँ, लेकिन मैं तुम्हें अभी कंजेल को मारने नहीं दे सकता हूँ और तुम्हें भी ये बात अच्छे से पता है कि लॉर्ड कराट कभी भी बदला लेने के बारे में नहीं सोचते। इधर कंजेल भी उनकी बातों को सुनकर उठ जाता है और अना को सोट देते हुए कहता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो तुम मुझे मार सकती हो। जिसे सुनकर वीड कंजेल को जोर से पंच मारता है और उससे कहता है कि तुम्हें अब क्या हुआ है, मैं तुम्हें इतनी जल्दी मरने नहीं दे सकता हूँ, तुम्हें अभी एक अधूरा काम पूरा करना होगा, मैन ऑफ ब्लैक सूट, इसलिए तुम्हें मेरी मदद करनी होगी। पर कंजेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर वीड उससे क्या कहना चाहता है। फिर वीड कंजेल को बताता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम सेकंड प्रिंसेस सरेन, जो कि प्रिंसेस अना और लॉर्ड कराट की बहन है। प्रिंसेस सरेन कुछ मंथ पहले अपने पास के एक क्लैन से मदद मांगने के लिए जा रही है और मैं उसको गार्ड कर रहा था, लेकिन कुछ लोगों ने प्रिंसेस को किडनैप कर लिया और मैं चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस सरेन को बचाने में मेरी मदद करो और मुझे ये बात अच्छे से पता है कि तुम इस काम को कर सकते हो। पर कंजेल इस बात से मना कर रहा होता है, जिसे सुनकर वीड कंजेल से कहता है कि तुम्हें आखिर किस बात का डर है, तुम ओ मैन ऑफ ब्लैक सोर्ड हो जिसने की पूरी रिबेल आर्मी को अकेले ही खत्म कर दिया और मुझे ये भी पता है कि उन 1000 ऑफ स्पेयर्स गायब होने के पीछे तुम्हारा ही हाथ है, इसलिए मैं तुमसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि तुम प्रिंसेस को बचाने में मेरी मदद करो। और 3 दिन के बाद पीपी कंजेल को सूप देती है। वो कंजेल से कहती है कि अब से मैं जेफी के पेरेंट्स के साथ रहूंगी, पर अगर तुम इसी तरह से रहे तो मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जा पाऊंगी। तभी वहाँ पर ग्रैंड पेन आ जाता है और उसको देखकर कंजेल अपनी सोर्ड निकालने के लिए जा ही रहा होता है, लेकिन पीपी उसको मना कर देती है। फिर पीपी कंजेल को बताती है कि ग्रैंड पेन असल में ग्रेवलैंड सोल्जर्स के कैप्टन है और उन्होंने हमारी बहुत ही मदद की है। इधर जंगल के अंदर कुछ बैंडिट्स लड़कियों को पकड़ लेते और जेफी उन सभी बैंडिट्स को वहाँ पर देख लेता है। बैंडिट्स का लीडर अपने साथियों को ऑर्डर देता है कि वो जाकर जेफी को खत्म करे, जिसे सुनकर जेफी वहाँ से भागने लगता है। इधर वीड जेरेन पेन को पकड़ लेता है और उससे पूछते हैं कि तुमने प्रिंसेस सेरेन को कहाँ रखा, जिसे सुनकर जेरेन पेन को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो वीड से पूछते हैं कि तुम किस बारे में बात कर रहे हो और वीड जेरेन पेन से कहते हैं कि मुझे सब कुछ अच्छे से याद है, उन किडनैपर्स ने प्रिंसेस को तुम्हारे पास लाया था। जिसे सुनकर जेरेन पेन वीड से कहता है कि तुम्हें शायद से गलतफहमी हुई है, जिस पर वीड उससे कहता है कि मैं तुम्हारे इस बेकार के टट्टू को अच्छे से जानता हूँ और मुझे पता है कि तुम जैसा हरामी इंसान सच नहीं बोलेगा। जो सुनकर जेरेन पेन बताता है कि मैं इस आर्मी का सोल्जर हूँ, लेकिन वीड उसकी बातों पर भरोसा नहीं करता और ये देखकर जेरेन पेन रोने लगता है और वीड को नीचे गिरा देता है। तभी वहाँ पर जेफी आता है और जेरेन पेन के पीछे छिप जाता है और उन्हें अपनी मदद करने के लिए कहता है। उसके बाद वहाँ पर वो सभी बैंडिट्स आ जाते हैं और जेरेन पेन से कहते हैं कि तुम्हें अगर अपनी जान बचानी तो तुम उस लड़के को हमें दे दो। पर जेरेन पेन उसको मना कर देता है और अपने पास से एक सोर्ड निकालता है, जिस पर स्टैन मुलेज का कास्ट होता है और उस सोर्ड को देखकर सभी बैंडिट्स बहुत ही हैरान हो जाते हैं। जेरेन पेन बताता है कि ये सोर्ड मुझे फार्गो ने दिया और मैं इस आर्मी का लीडर हूँ।
जिसके बाद वो बैंडिट्स का लीडर भी जिरेन पेन को अपनी सोर्ड को दिखाता है। उस सोर्ड पर भी सेम क्रेस्ट होता है और बैंडिट का लीडर बताता है कि हमें फार्गो ने ये सोर्ड दी है और हम इसके लिए काम करते हैं, इसलिए अगर तुम हमारी बात नहीं मानते तो तुम स्टैन मोलिज के खिलाफ जा रहे हो। जो सुनकर जिरेन पेन कुछ भी नहीं कहता और इधर वो सभी बैंडिट्स जैफी को मारने के लिए जा रहे होते हैं, लेकिन तभी कैंजल उन सभी को बीच से काट देता है और ये देखकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। काइजेल सभी बैंडिट्स को मारे जा रहा होता है, जिसे देखकर बैंडिट्स का लीडर बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है और काइजेल उससे कहता है कि मैंने तुम्हारे इतने सारे लोगों को मार दिया, लेकिन तुम्हारी मदद करने के लिए स्टोन मुलेज अभी तक नहीं आया। मुझे लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आएगा, जिसके बाद वो उसको भी मार देगा। फिर वो बैंडिट्स कंजेल को वो सोर्ड दिखाकर उससे कहते हैं कि तुम्हें इस क्रेस्ट के बारे में शायद से कुछ भी नहीं पता होगा। तभी कंजेल उस सोर्ड के साथ उस बैंडिट के हाथ को भी काट देता है, जिसे देखकर वो बहुत ही डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है। इधर ग्रैंडपेन उस बैंडिट से कहते हैं कि तुम्हें पहले ये सोर्ड कहाँ से मिली और तुमने उस लड़कियों के साथ क्या किया। तभी वहाँ पर लॉर्ड फार्गो आ जाता है और उसको वहाँ पर देखकर बैंडिट बहुत ही खुश हो जाते हैं। ग्रैंडपेन फार्गो को वहाँ पर देखकर उससे पूछते हैं कि बड़े भाई आप यहाँ पर किस काम से आए हो। बड़ा भाई सुनने के बाद सभी लोग हैरान हो जाते हैं और इधर वो बैंडिट्स भी फार्गो के पास आते हैं और फार्गो उसको मार देता है। फिर फार्गो बताता है कि सेजे क्रिस्ट एक मंथ पहले ही चोरी हो चुकी थी और मुझे पता था कि इन बैंडिट्स के पास ये सोर्ड आ जाएगी। जिसे सुनने के बाद ग्रैंडपेन कहते हैं कि मुझे अपने भाई पर विश्वास था कि वो इस तरह का कुछ भी गलत काम नहीं कर सकते। और फिर फार्गो कंजेल से कहता है कि तुम्हारी सोर्ड स्किल सच में बहुत ही अच्छी है। और फिर कंजेल फार्गो को अपने इंट्रो देता है और उसके बाद विड फार्गो से कहते हैं कि हम यहाँ पर अपनी सेकंड प्रिंसेस सेरेन को ढूंढने के लिए आए हैं। जिसे सुनकर फार्गो कहते हैं कि हम तो यहाँ पर बॉर्डरलैंड्स की सिक्योरिटी करते हैं, तो भला हमें इसके बारे में कैसे पता हो सकता है। जिस पर विड फार्गो से कहते हैं कि प्रिंसेस सेरेन को तुम्हारे सोल्जर्स ने किडनैप किया है और मैंने ये सब अपनी आंखों से देखा। जो सुनने के बाद फार्गो विड से कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हम इस बात पर एक मीटिंग करेंगे, इसलिए शाम को तुम दोनों मेयर के मेंशन में आ जाना। इतना कहने के बाद फार्गो वहाँ से चला जाता है और अना कहती है कि शायद से अब मैं अपनी बहन से जल्दी मिल पाऊंगी। इधर पीपी बताती है कि वो जेफी और उसके पेरेंट्स न्यू विलेज में रहने के लिए चली जाएगी। और उसके बाद हम जंगल में उन बैंडिट्स को देखते हैं जिन्होंने अभी भी उन डैमेज ह्यूमंस को पकड़ कर रखा होता है। जिरेन पेन वहाँ पर आता है और उन सभी बैंडिट्स को हराकर उन सभी डैमेज ह्यूमंस को बचा लेता है। वो सभी बहुत ही खुश हो जाती है और जेफी को थैंक्स कह रही होती है। एल्टिया कंजेल से कहती है कि अब हमारी जर्नी शायद से अलग अलग होने वाली है और पीपी टेंट में बैठी हुई सोच रही होती कि अब तक वो वापस क्यों नहीं आया। दूसरी तरफ विड और अना दोनों मेयर के मेंशन में आते हैं, जहाँ पर पहले से ही बहुत ही सारे अनडेड बैंडिट्स होते हैं। उन्हें देखकर विड कहता है कि इन पर नेक्रोमेंसर स्किल का यूज किया गया है। उसके बाद वो दोनों मिलकर सभी अनडेड से लड़ने लगते हैं, लेकिन वो अनडेड मरने के बाद भी मोस्टर में बदलने लगते हैं। जिसे देखकर विड कहता है कि हम फार्गो के ट्रैप में फंस चुके हैं और इन अनडेड को हराना आसान नहीं है, इसलिए हमें जल्दी से इस जगह से निकलना होगा। फार्गो विंडो से ये सब देख रहा होता है और वो कहता है कि ये दोनों मेरे इस ट्रैप से जिंदा बचकर नहीं भाग सकते। फिर फार्गो याद करता है कि ग्रैंडपेन ने उन सभी लड़कियों को बचा लिया है और ये सब उस बच्चे जेफी की वजह से हो पाया और उसकी वजह से मेरा सारा प्लान खराब हो गया, इसलिए मैं उसको खत्म कर दूंगा। और इतना कहने के बाद फार्गो एक मास्क पहनकर सीधा जेफी को मारने के लिए निकल पड़ता है। इधर जेफी अपने पेरेंट्स के साथ सो रहा होता है और उसके पेरेंट्स सोच रहे होते हैं कि कल हम सभी का एक न्यू विलेज होगा। कंजेल भी अपने टेंट से बाहर आता है और मून को देखने लगता है, जिससे कि उसकी पावर बढ़ रही होती है। और इधर पीपी भी सभी को ढूंढने के लिए अपने टेंट से बाहर आ जाती है। फिर वो सोचती है कि जेफी के पेरेंट्स सच में मेरा बहुत ही ध्यान रखते हैं और उसके साथ मेरी आगे की लाइफ बहुत ही अच्छी हो जाएगी। फिर वो जेफी के टेंट के पास आती है और तभी वहाँ पर फार्गो आ जाता है और वो जेफी के पेरेंट्स को मारने लगता है। जेफी के फादर फार्गो का मास्क हटा देते हैं, जिसे देखकर वो बहुत ही हैरान हो जाते हैं और फार्गो उन्हें मार देता है। इधर जेफी भी ये सब देख लेती है और वो फार्गो से पूछती कि आपने भला जेफी के पेरेंट्स को क्यों मारा, आप तो हमें प्रोटेक्ट करने वाले थे ना। दूसरी तरफ विड और अना दोनों उन अनडेड के बीच में फंस चुके होते हैं और तभी उनके पास अना का ड्रैगन आता है और उन दोनों को बचाकर अपने साथ लेकर जाने लगता है। अना भी अपने थंडर मैजिक से उन सभी अनडेड पर अटैक करती है और ग्रैंडपेन भी उन दोनों को वहां से लेकर जाता देख लेता है। दूसरी तरफ फार्गो जेफी को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन पीपी बीच में आ जाती है और फार्गो से कहती है कि तुमने हम सभी को धोखा दिया। उसके बाद वो सीधा जेफी के पास बढ़ने लगता है और पीपी उसके सामने आ जाती है, जिसे देखकर फार्गो उससे कहते हैं कि मैं तुम दोनों को अपनी सोर्ड से मारूंगा। अरे मेरा मतलब कि मैं सोर्ड से नहीं मारूंगा, बल्कि इतना कहने के बाद वो जेफी के पेरेंट्स को मोस्टर में बदल देता है। जैसे ही वो पीपी को मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी कंजेल वहां पर आकर पीपी को बचा लेता है और पीपी कंजेल को सारी बात एक्सप्लेन करती है। जिसे सुनने के बाद कंजेल अपनी ब्लैक सोर्ड को निकालता है और उसकी बॉडी में से इतनी सारी सोर्ड को देखकर फार्गो बहुत ही डर जाता है। फिर कंजेल जेफी के पेरेंट्स को खत्म कर देता है और फार्गो से कहता है कि तुम जो एम्पायर को प्रोटेक्ट करने की बात करते हो, असल में तुम उन सभी सोल्जर्स के सेक्रीफाइस को कभी नहीं समझ सकते हो जिन्होंने इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करके खुद की जान गंवा दी। ये सब सुनने के बाद फार्गो हंसने लगता है और कंजेल से कहने लगता है कि इन सब बातों से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। और इतना कहने के बाद कंजेल उसके एक हाथ को काट देता है। फार्गो को बहुत ही ज्यादा दर्द हो रहा था और वहाँ पर विड और अना भी आ जाते हैं। विड कंजेल के सोर्ड को देख कर कहते हैं कि हीरो ऑफ ब्लैक सोर्ड की असली पावर है। कंजेल फार्गो से कहते हैं कि अब तुम मरने वाले हो, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत ही सारे लोग अपने कैंप से बाहर आ जाते हैं। वो सभी कंजेल को मोस्टर समझ रहे होते हैं, वो कंजेल के खिलाफ होते हैं और पीपी सभी को सच बताने की कोशिश कर रही होते हैं, लेकिन उनमें से कोई भी पीपी की बात को नहीं सुनता है। वो सभी बस कंजेल को खत्म करने के बारे में बात कर रहे होते हैं और ये सभी देखने के बाद फार्गो हंसने लगता है। और तभी वहाँ पर विड
और अना आते हैं और कंजेल को अपने साथ उड़ाकर ले जाते हैं। पीपी सभी लोगों को बता रही होती है कि जेफी के पेरेंट्स को असल में फार्गो ने ही मारा है, लेकिन वो लोग उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहे होते हैं। जो सुनकर पीपी बहुत ही निराश हो जाती है और इधर अना कंजेल के पास आती है और उससे अपनी गलती के लिए माफी मांगती है। कंजेल अना से कहती है कि तुम मुझे मारना चाहती हो जिससे कि तुम अपने भाई की मौत का बदला ले सको, लेकिन मैं तुम्हें ऐसा नहीं करने दे सकती हूँ और क्योंकि मुझे बहुत ही सारे इंपॉर्टेंट काम करने। और अना कंजेल से कहती है कि मुझे अपने भाई की मौत का दुख है और मैं उसकी मौत का बदला लेना चाहती हूँ, लेकिन मुझे ये बात भी अच्छे से पता है कि तुमने उसको नहीं मारा, असल में तुमने उसको बचाया। इसलिए वो कंजेल से माफी मांगती है और कंजेल उसको माफ कर देता है, जिसके बाद अना रोने लगती है। उसके बाद हम स्टैन मुलेज को देखते हैं जिसके पास रोजेन अपने साथियों के साथ आया होता है। और स्टैन मुलेज को वार्निंग देता है कि बॉर्डरलैंड्स के हीरो तुम्हें यहाँ पर मारने के लिए आने वाले हैं, जिसे सुनकर स्टैन मुलेज कहता है कि मैं 7 हीरोज में से एक हूँ और मुझे मारना आसान नहीं है। मेरे पास यहाँ लैंडग्रेव के सबसे स्ट्रॉन्ग मुलेन आर्मी है जो मुझे हमेशा प्रोटेक्ट करके रखती है, तो भला मुझे उस बॉर्डरलैंड्स के हीरो से भला कैसे डरने की जरूरत है। रोलेन फिर वहाँ से जाने लगता है और स्टैन मुलेज सोचता है कि ये लोग भला अपने आप को क्या समझते हैं। तभी वो बाहर फार्गो को देखता है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और ये देखने के बाद स्टैन मुलेज बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। उसको समझ में नहीं आ रहा था कि फार्गो की ये हालत किसने की है। उसके बाद उस कैसल की सिक्योरिटी को और ज्यादा बढ़ा दी जाती है और मोलेन सोल्जर्स उस कैसल के चारों ओर कंजेल को मारने के लिए खड़े होते हैं। इधर कंजेल भी विड और अना के साथ ड्रैगन पर बैठकर उस जगह पर आता है, जिसे देखकर सभी सोल्जर्स उस पर अटैक करना शुरू कर देते हैं। कंजेल उनके अटैक को आसानी से डोज कर पा रहा होता है और तभी वो सोल्जर्स एक बड़ा सा कैनन निकालते हैं और एक सोल्जर्स बताता है कि ये मैजिक कैनन है जिसका यूज करके हमने विचेस की पूरी आर्मी को तबाह कर दिया था। कंजेल पर इस कैनन का यूज करना उसके लिए कुछ ज्यादा ही मुश्किल हो जाएगा, लेकिन कंजेल ने फार्गो का हाथ काटा है जिसके लिए उसको पनिशमेंट दी जाएगी। हम इस कैनन से कंजेल को खत्म कर देंगे। इधर विड उस कैनन को देखकर घबरा जाता है। वो कंजेल से पूछते हैं कि हम उस कैनन से भला कैसे बच पाएंगे, जिसे सुनने के बाद कंजेल अपने पास्ट को याद करता है कि असल में इस कैनन को कंजेल ने ही खुद बनाया था। वो और स्टैन मुलेज दोनों इस कैनन को बनाने में काम कर रहे थे और तभी वहाँ पर मुलेन सोल्जर्स आते हैं और वो आश्रित से पूछते हैं कि तुम्हें भला इस कैनन को रेडी करने में कितना टाइम लगेगा, जिस पर आश्रित बताता है कि इस कैनन को बनाने में बहुत ही ज्यादा टाइम लगेगा। जिसे सुनने के बाद सोल्जर्स कहते हैं कि तब तक तो हम अपने दुश्मनों को अपने हाथों से ही खत्म कर देंगे। इतने कहने के बाद वो सभी वहाँ से चले जाते हैं और स्टैन मुलेज आश्रित से कहता है कि तुम सच में बहुत ही स्मार्ट हो, तुम एम्पायर के लिए बहुत ही कुछ कर रहे हो और मुझे तो एम्पायर ने बस एम्पायर की प्रोटेक्शन के लिए वॉरियर बना दिया, वरना मैं तो एक बैंडिट था, मुझे तो इन सब के बारे में ज्यादा कुछ नहीं पता है और तुम्हें देखकर ऐसा नहीं लगता कि तुम एम्पायर के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट स्वॉर्डमैन होंगे। फिर आश्रित स्टैन मुलेज से कहता है कि हमें जल्दी से काम पूरा करना होगा। इधर कंजेल के पीछे बहुत ही सारे दुश्मन ड्रैगन के साथ होते हैं और उन्हें देखकर कंजेल अपनी स्वॉर्ड को निकालता है और उनसे फाइट करने लगता है। दूसरी तरफ कंजेल पर कैनन से फायर कर दिया जाता है और कंजेल भी सीधा उस कैनन के कोर पर अटैक करने के लिए चला जाता है, जिसे देखकर सभी को लग रहा होता है कि कंजेल शायद से मारा जा चुका है, लेकिन कंजेल वहाँ से गायब हो चुका होता है और उसने उस कैनन को भी काट दिया था। इधर रोजेन ये देखने के बाद हंसने लगता है और दूसरी तरफ कंजेल विड और अना के साथ अंडरग्राउंड पैसेज में चला जाता है, जहाँ वो पैसेज के रास्ते से सिरने जाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके सामने ग्रैंडपेन आ जाता है। कजेन ग्रैंडपेन से पूछते हैं कि स्टोन विलेज कहाँ पर है और विड और अना उस सेकंड प्रिंस सिरिन के बारे में पूछते हैं। ग्रैंडपेन कंजेल से पूछते हैं कि तुम इस पैसेज के अंदर क्या कर रहे हो। ये रास्ता आगे एक सिरने तक जाता है जहाँ पर फार्गो और स्टोन विलेज ही जा सकते हैं। जो सुनकर कजेन उससे कहते हैं कि तुम ये सब बातें क्यों बता रहे हो, तुम तो उसकी आर्मी के कैप्टन हो ना। जिसके बाद ग्रैंडपेन रोने लगता है। वो बताता है कि मैंने अपने बड़े भाई का सच देख लिया, उसने ही जेफी के पेरेंट्स को मारकर मोस्टर में बदल दिया। मुझे हमेशा से लगता था कि मैं सच्चाई के लिए काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे इस बात का पता नहीं था कि फार्गो ने मेरा यूज किया और मुझसे बहुत ही बड़े बड़े क्राइम करवाए। मुझे ये सब बातें सोचकर भी बहुत ही रिग्रेट फील होता है और मैंने सेकंड प्रिंस सिरेन को भी फार्गो के लिए किडनैप किया था। जिसे सुनकर विड को गुस्सा आ जाता है और ग्रैंडपेन से कहता है कि प्रिंसेस कहाँ पर है और अना कहती है कि शायद से हमें झूठ बोल रहा है, ये हमें अपने ट्रैप में फंसाना चाहता है। और कजेन कहता है कि मुझे इसकी बातों पर भरोसा है, मुझे नहीं लगता कि मेरे साथ हुए इंसिडेंट के बाद मैं किसी इंसान को ठीक से जज कर सकता हूँ, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि शायद से ये हमें सच बता रहा है। कंजेल ग्रैंडपेन से कहता है कि तुम हमें फार्गो और स्टैन मुलेज के पास ले जाओ। इधर हम फार्गो और स्टैन मुलेज को देखते हैं जो कि सिरने के अंदर होते हैं। फार्गो को दर्द में देखकर स्टैन मुलेज उससे पूछते हैं क्या तुम्हें बहुत ही दर्द हो रहा है, लेकिन अभी तुम्हें उस कंजेल को रोकना होगा, तुम्हें ये बात अच्छे से पता है कि वो हमारा पीछा करते हुए यहाँ पर भी आने वाला है। और इधर ग्रैंडपेन गेट के पास आता है और वो गार्ड से कहता है कि मैं अपने साथी लड़कियों को लेकर आया हूँ। फिर वो गार्ड्स डोर को ओपन कर देता और उन लड़कियों को देखने लगते हैं। असल में ग्रैंडपेन ने कंजेल और बाकी सभी को मेकअप करके उन्हें लड़कियों के भेष में बदल दिया होता है और उनको यहाँ पर लेकर आया होता है। फिर गार्ड्स ग्रैंडपेन से कहता है कि तुम इन लड़कियों को यहाँ पर छोड़कर आ सकते हो, लेकिन ग्रैंडपेन उसकी बात नहीं मानता है। वो गार्ड से कहता है कि मैं फार्गो से मिलना चाहता हूँ। जिसके बाद फार्गो वहाँ पर आता है और वो ग्रैंडपेन से पूछता है कि तुम्हें मुझसे क्या काम है, तुम इन लड़कियों को छोड़कर यहाँ पर चले जाओ। ग्रैंडपेन फार्गो से कहता है कि मुझे आपका सच
जानना है, जिसे सुनकर फार्गो उससे पूछते है तुम आखिर क्या जानना चाहते हो। फिर ग्रैंडपेन कहता है कि मैं आपका सच जानता हूँ और साथ में मुझे इस बारे में भी जानना है कि जिन लड़कियों को मैं यहाँ पर लेकर आया था आपने उनके साथ क्या किया। और फार्गो उससे कहता है कि तुम भला इस बारे में क्यों जानना चाहते हो। ग्रैंडपेन बताता है कि मैंने उस दिन आपको जेफी के पेरेंट्स को मारकर मोस्टर बनाते हुए दिखा था, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि उस दिन ऐसा क्या हुआ। जिसे सुनने के बाद फार्गो उससे कहता है कि तुम्हें सब कुछ देख लिया। फिर वो ग्रैंडपेन को मैनिपुलेट करने के लिए झूठ बोलने लगता है कि उन लोगों को मारना ही था तो हमें एम्पायर को बचाने के लिए उन्हें खत्म करना पड़ा। हम उनके ब्लड के साथ एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे जिससे कि हम एम्पायर को और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकें। और ग्रैंडपेन से माफी मांगता है कि मैंने तुमसे ये सारी बात छुपाई। जिसे सुनकर ग्रैंडपेन अपने भाई से कहता है कि आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है, असल में गलती मेरी है जो मैंने आप पर शक किया। फार्गो ने ग्रैंडपेन को अपनी बातों से मैनिपुलेट कर दिया होता है। ग्रैंडपेन काइजेन और बाकी सभी से कहते हैं कि तुम सभी को सारा सच पता चल ही चुका होगा। ये सुनते ही फार्गो ग्रैंडपेन पर पीछे से अटैक कर देता है और उससे कहता है कि तुम इन सभी को यहाँ पर लेकर आए हो इसलिए तुम सभी को मरना होगा, वैसे भी अब मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। जो सुनकर ग्रैंडपेन हैरान हो जाता है और फार्गो उसको मारने वाला होता ही, लेकिन काइजेन उसको अटैक को रोक देता है। फिर काइजेन फार्गो से कहता है कि उस दिन मैंने तुम्हें जिंदा छोड़कर सबसे बड़ी गलती की थी। और फार्गो कंजेल से कहता है कि हमें एक डील करनी चाहिए, मैं तुम्हें प्रिंसेस सेरेन वापस दूंगा और बदले में तुम यहाँ से चले जाओगे। वैसे भी एक लड़की के लिए तुम भला इतनी सारी मुश्किलें क्यों फेस कर रहे हो। जिस पर कंजेल उसको बताता है कि मेरा असली मकसद स्टैन मोलेज को खत्म करने का है और मैं यहाँ पर उसको मारने के लिए आया हूँ। जो सुनकर सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। फिर फार्गो ग्रैंडपेन से कहते हैं कि तुम मुझसे उन लड़कियों के बारे में पूछ रहे थे कि मैंने उन सभी के साथ क्या किया। फिर फार्गो उन सभी की डेड बॉडीज को बाहर निकालता है जिन्हें उसने अपनी पावर से मोस्टर में बदल दिया होता है और ये सभी देखकर काइजेन बहुत ही हैरान हो जाता है। उसके बाद ग्रैंडपेन जब उन सभी लड़कियों को मोस्टर के रूप में देखता है तो वो और ज्यादा रोने लगता है और इधर कंजेल फार्गो से फाइट करने लगता है, लेकिन फार्गो कंजेल के सभी अटैक को आसानी से रोक पा रहा होता है। वो कंजेल से कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें पावर्स मूनलाइट की वजह से ही मिलती है, लेकिन यहाँ पर मूनलाइट है ही नहीं जिस वजह से तुम अपनी ब्लैक सूट का यूज नहीं कर पाओगे। और उसके बाद विड और अना भी फार्गो से लड़ने के लिए कंजेल की मदद कर रहे होते हैं। इधर कंजेल की सूट उसके हाथों से छूट जाती है और फार्गो उस पर अटैक करता है, लेकिन कंजेल उसके अटैक से बच जाता है। ग्रैंडपेन सही टाइम पर कंजेल को सूट दे देता है। कंजेल उस सूट को सीधा फार्गो के सर में मारता है जिससे कि फार्गो की मौत हो जाती है और ग्रैंडपेन फार्गो की डेड बॉडी को पकड़कर रोने लगता है। कंजेल विड और अना को आगे चलने के लिए कहता है और बताता है कि हमें ग्रैंडपेन को उसके हाल पर छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कंजेल और स्टोन मोलेज सभी के साथ एंजॉय कर रहे थे क्योंकि उन्होंने वॉर जीत ली थी। स्टैन मोलेज असहरीट से कहते हैं कि जल्दी यहाँ पर ग्लेन और बाकी सब भी आने वाले और असहरीट स्टैन मोलेज से कहते हैं कि तुम सच में बहुत स्ट्रॉन्ग वॉरियर हो, तुम्हें फाइट करता देख मुझे अच्छा नहीं लगता कि तुम एक बैंडिट थे। और उसके बाद इधर स्टैन मोलेज अपने गार्ड के साथ अंदर सिरेने और फार्गो का वेट कर रहा होता है। गार्ड स्टैन मोलेज से कहते हैं कि हमें बाहर जाकर चेक करना चाहिए, जिस पर स्टैन मोलेज बताता है कि फार्गो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है इसलिए मुझे पता है कि उसको कुछ भी नहीं हुआ होगा। और उसके बाद गार्ड्स ऑर्डर देता है कि तुम उस लड़की पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करो। जिसे सुनने के बाद गार्ड्स स्टोन मोलेज को बताते हैं कि ये लड़की असल में एक रेयर ट्रेजर है जिसकी बॉडी के अंदर फेरी ब्लड है जो कि आपको और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना सकता है। और स्टैन मोलेज सिरेन की ओर देखकर कहता है कि भले ये डेमिन ह्यूमन है लेकिन ये दिखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर है, पर हमें अपने एक्सपेरिमेंट के लिए इसको सेक्रीफाइस करना होगा। और उसके बाद वो सभी गार्ड सिरेन पर अपना एक्सपेरिमेंट शुरू कर देते हैं। इधर काइजेन सभी गार्ड्स को मारते हुए स्टैन मोलेज के पास आ जाता है और स्टैन मोलेज ये देखकर हैरान हो जाता है कि काइजेन ने फार्गो को भी हरा दिया। तभी काइजेन को सिरेन की चिल्लाने की आवाज सुनाई देती है और इधर सिरेन की बॉडी के अंदर से ब्लड निकाला जा रहा होता है जिस वजह से उसको बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और तभी वहाँ पर विड और अना भी आ जाती हैं और वो दोनों जल्दी से सिरेन के पास जाते हैं। वहाँ के सभी गार्ड्स को मारने के बाद सिरेन को आजाद कर लेते हैं, लेकिन सिरेन की हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। इधर स्टैन मोलेज काइजेल से कहते हैं कि तुम सभी एक डीमन ह्यूमन के लिए मेरे खिलाफ जा रहे हो, मैं उन सभी 7 हीरोज में से एक हूँ जिन्होंने एम्पायर को प्रोटेक्ट किया। फिर काइजेन स्टैन मोलेज से कहते हैं कि तुम पहले इस नेशन के लोगों के लिए अपनी जान खतरे में डाल लेते थे, लेकिन अब तुम बहुत ही ज्यादा बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं रहे। और उसकी बात सुनने के बाद स्टैन मोलेज सोच रहा होता है कि भला ये लड़का कौन है। फिर काइजेन सीधा स्टैन मोलेज पर अटैक करता है और स्टैन मोलेज भी उससे फाइट करने लगता है। उन दोनों के बीच में बहुत ज्यादा इंटेंस बैटल हो रही होती है। वो दोनों एक दूसरे को इंजर्ड कर रहे होते हैं और स्टैन मोलेज को समझ में नहीं आ रहा होता है कि बॉर्डरलैंड्स पर रहने वाले डेमी ह्यूमन के पास इतनी सोड स्किल है। फिर काइजेन स्टैन मोलेज पर भारी पड़ रहा होता है और स्टैन मोलेज कंजेल से पूछता है कि तुम असल में कौन हो, जिस पर कंजेल उससे कहता है कि तुम शायद से मुझे पहचान नहीं पाए हो। तभी कंजेल उस पर अटैक कर देता है और स्टैन मोलेज आसिड से पूछता है कि आखिर तुम जिंदा कैसे हो। कंजेल स्टैन मोलेज से कहता है कि 20 साल पहले गिलेन ने मेरी राइट आंख पर अटैक किया था और तुमने मेरे हाथ काट दिए थे, इसलिए अब मैं तुम सभी से अपना बदला लेने के लिए आ चुका हूँ और तुम्हें मारने के बाद उन सभी 6 हीरोज को भी मार दूंगा। विड और अना को भी पता चल चुका होता है कि कंजेल असल में हीरो आसिड है जो कि 20 साल पहले एम्पायर को धोखा दिया था। जैसे ही कंजेल उसको मारने के लिए जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर बहुत सारे फीमेल गार्ड्स आकर कंजेल को पकड़ लेती है। अना भी कंजेल की मदद करने के लिए आगे बढ़ती है, लेकिन गार्ड्स उसको भी रोक लेते हैं और इधर कंजेल पूरी तरीके से थक चुका होता है। फिर स्टैन मोलेज उसके पास आता है और उससे कहते हैं कि तुम इतने सालों के बाद भी इतने यंग कैसे हो और तुमने भला किस सीक्रेट आर्ट का यूज किया और
क्या तुमने किसी स्पेशल रेस के ब्लड का यूज किया है जिस वजह से तुम ऐसे बन चुके? और उसकी बातें सुनने के बाद कंजेल उससे पूछता है कि तुम इतने सालों के बाद भी मैंने अपनी रिवेंज के लिए इस बॉडी को ली और तुम मुझसे बेकार के सवाल पूछ रहे हो। तभी कंजेल को उन सभी फीमेल गार्ड्स की आवाज सुनाई देती है। वो सभी कंजेल से मदद मांग रही थी। उन सभी लड़कियों के सर पर एक हेलमेट लगा होता है जिसकी वजह से उन्हें कंट्रोल किया जा रहा होता है और कंजेल उन सभी लड़कियों का दुख और दर्द समझ पा रहा होता है। वो उन सभी की दर्द भरी आवाज को सुन पा रहा होता है और स्टैन मुलेज अपने गार्ड के कर्ज लेकर आने के लिए कहता है, जिसके बाद वो कंजेल को बताता है कि मैं इतने सालों से बस एक ऐसे हीरो को ढूंढ रहा था जिससे कि मैं हमेशा के लिए यंग रह सकूं, लेकिन तुम खुद मेरे पास आ गए। और जैसे ही कंजेल उस पर कर्ज का यूज करने के लिए जा रहा होता है तभी कंजेल हंसने लगता है और उसको हंसता देख सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कंजेल एक बड़े मोस्टर में बदल जाता है और स्टैन मुलेज सभी गार्ड्स को कंजेल पर अटैक करने के लिए कहता है। इधर सेरेन भी कंजेल और बाकी सभी लड़कियों की आवाज सुन पा रही होती है और तभी उसकी आंखें खुलती है और वो वेट से पूछती है कि यहाँ पर क्या हो रहा है। दूसरी तरफ कंजेल हंसते हुए सभी लड़कियों को मारे जा रहा होता है जिसे देखकर स्टैन मुलेज बहुत ही ज्यादा डर चुका होता है। कंजेल स्टैन मुलेज पर सेलिंग गिरा देता है और वो सभी गर्ल्स को भी मारे जा रहा होता है। उन्हें मारते हुए कंजेल को बहुत ही दुख हो रहा होता है जो देखकर सरन सब कुछ समझ जाती है और वो भी कंजेल के इस दर्द को फील कर पा रही होती है और उससे कहती है कि ये गर्ल्स तुम्हें अपनी मौत के लिए ब्लेम नहीं करेंगे, तुमने इन सभी को आजाद किया है। और इधर हाई प्रीस्ट कंजेल के इस स्ट्रॉन्ग फॉर्म को देखकर बहुत ही हैरान हो चुका होता है और कहते हैं कि सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, लेकिन तभी कंजेल उसको भी मार देता है। और इधर स्टैन मुलेज कंजेल से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है और कंजेल उसका एक हाथ काट देता है जिससे कि स्टैन मुलेज को बहुत ही दर्द हो रहा होता है और वो लगातार कंजेल से अपनी जान की भीख मांग रहा होता है। और कंजेल उससे कहते हैं कि तुम सब ने मुझे इस तरह से ही मारा था, मैंने भी तुम सभी से बहुत ही रिक्वेस्ट करी थी लेकिन फिर भी तुम सभी ने मिलकर मुझे मारा। और इतना कहने के बाद स्टैन मुलेज को मार देता है जो देखकर कंजेल उससे कहता है कि अब सिर्फ बाकी के 6 हीरोज बच गए और उन्हें भी मैं मार दूंगा। और इधर ये सब देखकर विड और अना बहुत ही हैरान हो जाती है। तभी कंजेल थक कर गिरने लगता है लेकिन अना उसको पकड़ लेती है और अना कंजेल की बॉडी को देखकर शॉक हो जाती है क्योंकि उसको कंजेल की बॉडी बहुत ही हल्की लग रही होती है, यहाँ तक कि उसकी बॉडी भी बहुत ही थक चुकी होती है। और सरन अना को बताती है कि कंजेल अपनी पावर का ज्यादा यूज कर लिया है जिस वजह से उसकी ये हालत हो गई है और कुछ दिन के बाद वापस से अपनी असली फॉर्म में आ जाएगा, इसलिए तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर वो जगह पूरी तरीके से टूटने लगती है और वहाँ पर पानी गिरने लगता है और वो सभी उस जगह से बाहर आने लगती है। इधर ग्रैंडपेन अभी भी फार्गो की डेड बॉडी को पकड़कर बैठा होता है और अपने पास्ट को याद कर रहा होता है जब वो पहली बार फार्गो से मिला था। ग्रैंडपेन ने एक लड़की को कुछ बैंडिट से बचाया था और फार्गो उसे पकड़ लेता है और फिर वो लड़की फार्गो से रिक्वेस्ट करती कि वो ग्रैंडपेन को छोड़ दें क्योंकि ग्रैंडपेन ने ही उसकी जान बचाई। और ये सुनने के बाद फार्गो ग्रैंडपेन से कहता है कि तुम मेरी आर्मी को ज्वाइन कर सकते हो और वैसे भी तुम्हारे जैसे प्योर हार्ट लोगों की हमें जरूरत है। जो सुनकर ग्रैंडपेन हैरान हो जाता है और फार्गो उससे पूछता है कि क्या तुम हमारी आर्मी को ज्वाइन करना चाहते हो? और ग्रैंडपेन कहता है कि मैं आर्मी को ज्वाइन करूंगा। फिर वो फार्गो से कहता है क्या मैं आपको बड़ा भाई कह सकता हूँ? जो सुनकर फार्गो उससे कहता है कि तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम मुझे कह सकते हो। फार्गो उसको अपनी सोट दे देता है और ग्रैंडपेन सोचता है कि शुरू में ही फार्गो के साथ काम कर रहा हूँ पर मुझे इस बारे में पता नहीं चला कि हम दोनों ने बहुत ही सारे पाप किए। फार्गो पहले ऐसा नहीं था, शायद से इन सब के पीछे स्टैन मुलेज का ही हाथ होगा जिस वजह से फार्गो इतना बुरा इंसान बन गया। ग्रैंडपेन को बहुत ही रिग्रेट फील हो रहा होता और तभी वहाँ पर विड और बाकी सभी आते हैं। ग्रैंडपेन को वहाँ से निकलने के लिए कहते हैं पर ग्रैंडपेन उनकी बात को नहीं सुन रहा होता और तभी सेलिंग टूटकर उन दोनों पर गिरने लगती है और ग्रैंडपेन भी मारा जाता है। दूसरी तरफ प्रीस्ट को पता चल जाता है और वो सभी को बताते हैं कि 7 हीरोज में से एक की मौत हो चुकी है, जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं और आपस में बात कर रहे होते हैं कि स्टैन मुलेज मारा गया। इधर विड और बाकी सभी उस केस से बचकर आ जाते हैं और उन्हें जाता हुआ सभी सोल्जर्स देख लेते हैं लेकिन वो उन्हें नहीं रोक पाते। अगले दिन सभी कैप्टन और एम्पायर तक स्टैन मुलेज की डेथ की न्यूज भेज दी जाती है और कैप्टन वहाँ के कैसल में स्टैन मुलेज की डेड बॉडी को ढूंढने के लिए आए होते हैं लेकिन वहाँ पर उन्हें स्टैन मुलेज की बॉडी नहीं मिलती और सोल्जर्स बताता है कि ग्रैंड हॉल में नोबल्स हमसे मिलने के लिए आए हैं। वो सभी नोबल कमांडर से मिलने के लिए आए होते हैं और वो सोल्जर से कहते हैं कि हमें हीरो स्टैन मुलेज की फ्यूनरल को शुरू कर देना चाहिए पर सोल्जर्स इस बात के लिए रेडी नहीं होती और वो कहते हैं कि अभी हमें स्टैन मुलेज की बॉडी नहीं मिली इसलिए हम यकीन नहीं कर सकते कि स्टैन मुलेज मारे गए। जिस पर कमांडर उन्हें बताता है कि हाई प्रीस्ट ने स्टैन मुलेज की डेथ को सेंस किया है इसलिए हमें सच्चाई एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए कि स्टैन मुलेज की मौत हो चुकी है। जो सुनकर सभी सोल्जर सोने लगते हैं और इधर पीपी और एल्टिया दोनों एक गाँव में आ गए होते हैं जहाँ पर बहुत ही सारे लोग सैड खड़े होते हैं। उन्हें देखकर एल्टिया कहती है कि शायद से ये कोई फ्यूनरल है और वैसे भी इस फ्यूनरल की वजह से यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड्स भी होंगे। फिर एक प्रीस्ट पीपी को बताता है कि ये फ्यूनरल हीरो स्टैन मुलेज की मौत पर रखा गया है। कुछ दुश्मन जो कि बॉर्डरलैंड से बिलोंग करते हैं उन्होंने हमारे हीरो स्टैन मुलेज को मार दिया। जो सुनकर पीपी और एल्टिया दोनों समझ जाती हैं कि ये काम जरूर कंजेल का ही होगा और वो दोनों इस बात से बहुत ही खुश होते हैं कि कंजेल सेफ है। फिर वहाँ पर स्टैन मुलेज और फार्गो की डेड बॉडी लेकर आया जाता है और वो सभी वो देखकर बहुत ही रो रहे होते हैं और तभी वहाँ पर जेफिया आ जाता है और फार्गो की फ्यूनरल को देखकर बहुत ही रो रहा होता है और पीपी उसको रोकने के लिए जा रही होती है पर एल्टिया उसको रोक देती है और पीपी कहती है कि जेफी को इस इंसान के लिए रोने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि उस इंसान ने उसके पेरेंट्स को मारा है। और तभी वहाँ पर विड आ जाता है और वो एल्टिया और पीपी को अपने साथ चलने के लिए कहता है। विड को वहाँ पर देखकर वो दोनों खुश हो जाते हैं और कंजेल के बारे में उससे पूछते हैं जिस पर विड उन्हें बताता है कि कंजेल सेफ है। फिर वो उन्हें जंगल के अंदर केव में लेकर जाता है जहाँ पर वो सभी छुप कर रह रहे होते हैं। पीपी कंजेल को देखकर
बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है, पर वो कंजेल की डेड बॉडी को देखकर उससे पूछती है कि तुम्हारी बॉडी को क्या हुआ और तुम इतने ज्यादा पतले कैसे हो गए। जिस पर कंजेल उसको बताता है कि मैंने पहली बार अपनी फुल पावर का यूज किया, जिस वजह से मेरी ये हालत हो गई, लेकिन मैं जल्दी रिकवर हो जाऊंगा, इसलिए तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एल्टिया वीड से पूछती है कि तुम सभी सोल्जर से बचने के लिए इस जगह पर क्यों छुपे हुए हो। वीड बताता है कि इस जगह पर सोल्जर्स नहीं आने वाले और वैसे भी हमें यहाँ पर रुकने के लिए कंजेल ने कहा है। और कंजेल उन्हें बताता है कि यहाँ पास में एक जगह है जो मेरे लिए बहुत ही स्पेशल है। और अगले दिन कंजेल वहाँ ग्रेव के पास आता है और वहाँ ग्रेव को देखे जा रहा होता है। वीड बाकी सभी को बताता है कि इस जगह पर उन सभी सोल्जर्स की डेड बॉडी को दफनाया गया है जिन्होंने 20 साल पहले वॉर में अपनी जान गंवाई थी। कंजेल उन 4 हीरोज में से एक था जिन्हें गद्दार कहा गया था और वो सभी मारे गए। कंजेल का असली नाम आसरिट है और जो सुनकर सभी हैरान हो जाते हैं। फिर कंजेल वहाँ से जा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पर सोल्जर्स स्टैन मोलिच की डेड बॉडी को दफनाने के लिए आ जाते हैं, जो देखकर कंजेल हैरान हो जाता है। वो सोचने लगता है कि भला ये गद्दार की बॉडी को यहाँ पर कैसे दफनाया जा सकता है और बाकी सब ये देखकर बहुत ही हैरान हो जाते हैं। पीपी कहते हैं कि उस इंसान ने बहुत ही सारे लोगों को अपने फायदे के लिए मारा है, वो यहाँ पर अपनी फ्यूनल को डिजर्व नहीं कर सकता। फिर कंजेल सोचने लगता है कि स्टैन मोलिच यहाँ के सभी लोगों का हीरो था, पर उसकी मौत के बाद भी लोगों को उसकी डेड बॉडी नहीं मिली, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा दुखी है और अपने लास्ट टाइम में भी अपने हीरो को नहीं देख पाए। और वैसे भी स्टैन मोलिच पहले एक हीरो ही था, मैंने हीरो को मारा है जो कि एक बहुत ही बड़ा क्राइम है और पूरा एम्पायर मुझे एक गद्दार मानेगा, लेकिन अभी मुझे बाकी 6 हीरोज को भी मारना है। मैं उन सभी को मारकर अपना बदला पूरा करूंगा। इसलिए वो बाकी सभी को इसमें इन्वॉल्व होने से मना कर देता है और उन्हें बताता है कि ये मेरी लड़ाई है, इसलिए मैं इसको ही खत्म करूंगा। इतना कहने के बाद कंजेल और बाकी सभी वापस से केव में सो जाते हैं। पीपी अभी भी कंजेल को देख रही होती है और एल्टिया से पूछती है क्या तुमने कंजेल के साथ जाने का डिसीजन ले लिया। जिस पर पीपी कहते कि अभी मैंने इस बारे में कुछ भी नहीं सोचा और अगर मैं कंजेल के साथ जाती हूँ तो मुझे और भी ज्यादा स्केरी चीजें देखनी पड़ सकती है। एल्टिया उससे कहती है कि तुम अकेले इस बारे में नहीं सोच रही हो और बाकी सब भी इस बारे में सोच रहे हैं, क्या उन्हें कंजेल के साथ जाना चाहिए। इधर सरन आना से पूछती है क्या तुमने कंजेल के साथ जाने के बारे में सोच लिया और आना बताती है कि भले ही कंजेल मुझे इस बात के लिए मना करेगा पर मैं फिर भी उसकी मदद करना चाहती हूँ। और अगले दिन कंजेल वहाँ से जा रहा होता है, तभी उसके सामने वीड आ जाता है। वीड कंजेल को उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है और बताता है कि मैं तुम्हारा ये एहसान का बदला जरूर पूरा करूंगा, लेकिन मुझे अभी प्रिंसेस सरन को प्रोटेक्ट करना है, तब तक के लिए तुम प्रिंसेस आना का ध्यान रखना। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और कंजेल को कुछ भी समझ में नहीं आता कि वीड उससे क्या कह रहा था। फिर वहाँ पर आना और बाकी सब भी आ जाते और वो कंजेल के साथ जाने वाले होते हैं। और इधर हीरो रोजेन गलेन के पास आता है। गलेन रोजेन से बॉर्डरलैंड के हीरो के बारे में पूछता है, जो सुनकर रोजेन सोचता है कि मैंने बॉर्डरलैंड्स के हीरो के साथ फाइट की है, मैं उनके बारे में कुछ भी बताना नहीं चाहता हूँ, लेकिन मुझे एम्पायर के लिए सब कुछ बताना होगा। और गलेन को कंजेल के बारे में सब कुछ बताने लगता है। उसके बाद हमें हीरो बरिस्टा और उसके नेशन को दिखाया जाता है, जहाँ सोल्जर्स 2 गर्ल्स को बरिस्टा के पास लेकर आते हैं, लेकिन बरिस्टा बहुत ही ज्यादा डरा हुआ होता है। वो उनमें से एक लड़की के इयररिंग्स को देखकर डर जाता है और उस लड़की को मार देता है। फिर वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और वो बरिस्टा से पूछते कि आपको क्या हुआ। जिस पर बरिस्टा उसको बताता है कि ये दोनों गर्ल्स असल में मुझे मारने के लिए यहाँ पर आई थी और मैंने इन्हें मार दिया। सोल्जर बरिस्टा की बात सुनकर कहता है कि आपने सही किया, लेकिन बरिस्टा बहुत ही डरा हुआ होता है, जिस वजह से उसने दोनों गर्ल्स को मार दिया। और कुछ दिन पहले एम्पायर ने बचे हुए 6 हीरोज को भी अपने पास बुलाया। उन्होंने सभी को बताया कि हीरो किलर ने स्टैन मोलिच को मार दिया और उसका टारगेट बाकी के 6 हीरो से, जो सुनकर सभी थोड़े परेशान हो जाते हैं। फिर एम्पायर बरिस्टा से कहते हैं कि शायद से हीरो किलर अब तुम पर अटैक करने के लिए आगे आएगा, इसलिए तुम्हें थोड़ा केयरफुल रहने की जरूरत है। जो सुनकर बरिस्टा कहता है कि मुझे उस हीरो किलर से डर नहीं लगता और मैं उसको खत्म कर दूंगा, लेकिन असल में सबसे ज्यादा बरिस्टा की अंदर से फटी होती है। दूसरी तरफ सभी सोल्जर्स गांव के लोगों को मार रहे होते हैं और बरिस्टा से सभी डेमी ह्यूमंस हीरो किलर को ढूंढकर मारने का ऑर्डर देते हैं। वो गांव में से एक लड़की को पकड़कर अपने साथ लेकर जाने लगते हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा होता है कि शायद इसको हीरो किलर के बारे में कुछ पता होगा। गांव का एल्डर सोल्जर से पूछते हैं कि आखिर तुम हमारे गांव के लोगों को क्यों मार रहे हो। और सोल्जर उन्हें बताता है कि हमें पता चला है कि इस गांव में हीरो किलर छुपा हुआ है। वो हीरो किलर बॉर्डरलैंड का हीरो जिसकी आंख पर एक स्कार है और वो यहाँ पर हीरो बरिस्टा को मारने के लिए आया है। तभी वहाँ पर कंजेल उन सभी के सामने आ जाता है और उनसे कहता है कि मुझे पहले ही पता था कि तुम सभी लोग कुछ ऐसा ही करने वाले हो। फिर एक सोल्जर कंजेल को पहचान लेता है और कहता है कि ये तो वही हीरो किलर है और सभी को कंजेल पर अटैक करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन कंजेल उन सभी को एक ही अटैक में मार देता है। और दूसरी तरफ सिटी के अंदर एल्टिया और बाकी सभी एक बार में काम कर रहे होते हैं, जहाँ एल्टिया वेटर का काम कर रही होती है और पीपी और आनंद दोनों डांसर होती है। एल्टिया ने अपने दोस्त की मदद से इस बार के मैनेजर को जॉब के लिए मना लिया होता है। फिर एल्टिया के पास उसकी दोस्त आती है और उन सभी को उनकी मदद के लिए थैंक्स कहती है। इधर पीपी को डांसर के कपड़े अच्छे नहीं लग रहे होते हैं। दूसरी वर्कर उनके पास आती है और उन दोनों से कहती है कि तुम्हें यहीं पर हमारे साथ मिलकर काम करना चाहिए और वैसे भी तुम दोनों बहुत ही अच्छे से काम कर रही हो। जो सुनकर पीपी मना कर देती है और कहती है कि ये सिर्फ कंजेल की गलती है, हमें यहाँ पर छोड़कर चला गया। दूसरी तरफ एक आदमी कंजेल को इस नेशन का मैप देता है, जिसे देखकर कंजेल कहता है कि ये मैप तो आधा है। और वो आदमी बताता है कि बरिस्टा ने अपने लिए ये न्यू मेंशन बनवाया है, जिसमें वो रास्ता है और उसकी लोकेशन को हाइड करके रखा गया है, जिस वजह से ये मैप बस उस जगह के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। फिर वो आदमी वहाँ से चला जाता है और कंजेल सोच रहा होता है कि उस मेंशन के बारे में पता करना आसान है, लेकिन अभी मुझे बस अपने अटैक पर फोकस करना है। दूसरी तरफ एक बार के अंदर एक एक्ट हो रहा होता
होता है जिसमें हीरो किलर सभी सोल्जर्स और स्टैन मुलेज को मार देता है और एक आदमी सभी हीरो किलर की स्टोरी बता रहा होता है। वो कहता है कि हीरो किलर एक बहुत ही बुरा इंसान है जिसने हमारे हीरो को मार दिया और अब वो बाकी सभी हीरोज को भी मारने के लिए जा रहा है। इधर ये सब सुनने के बाद अना और पीपी बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो रहे होते हैं क्योंकि वो लोग कंजेल के बारे में बहुत ही कुछ बुरा कह रहे होते हैं। तभी वहाँ पर सोल्जर्स आ जाते हैं और इस एक्ट को देखकर गुस्सा हो जाते हैं। वो सीधा उन एक्ट को बंद करने के लिए कहते हैं और बताते हैं कि तुम इस तरह से हमारे हीरो स्टैन मुलेज की इंसल्ट नहीं कर सकते हो। फिर उस डेमी ह्यूमन को मारने के लिए जा रहा होता है जो कि हीरो किलर की एक्टिंग कर रहा होता है और तभी अना आकर उस पर अटैक करती है, लेकिन सोल्जर उसकी स्टिक को काट देता है और वो अना को मारने के लिए जा रहा होता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़का आकर अना को बचा लेता है। वो उस सोल्जर को उठाकर फेंक देता है और उस डेमन ह्यूमन और अना से पूछता है कि क्या तुम दोनों ठीक हो, जिस पर वो हाँ कहती है। वो लड़का अना से कहता है कि जो तुम मार्शल आर्ट यूज कर रही थी वो बहुत ही ज्यादा यूनिक है और अना उसको थैंक यू बोलती है। फिर इधर वो सोल्जर उस लड़के से कहता है कि तुम कौन हो, जिस पर वो लड़का उस सोल्जर से कहता है क्या तुम यहाँ के कल्चर और ट्रेडिशन को खराब करने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर सोल्जर उससे कहता है कि ये सभी डेमन ह्यूमंस हमारे दुश्मन है और वैसे भी वो हीरो किलर ने हमारे हीरो को मारा है, इसलिए हम अपने हीरो की इंसल्ट नहीं होने देंगे और उसकी मौत का बदला लेकर रहेंगे। और इतना कहने के बाद वो सभी सोल्जर्स उस लड़के पर अटैक करते हैं। वो लड़का भी उनसे फाइट करने लगता है और इधर कंजेल को पता चलता है कि बार में सोल्जर हीरो किलर और उसके साथियों को ढूंढने के लिए आए, तो वो सीधा बार के पास आता है और इधर उस लड़के ने पहले ही सभी सोल्जर्स को अच्छे से पीट दिया होता है और उस डेमी ह्यूमन का मार्क्स उसको वापस करने के लिए जाने लगता है। जैसे ही वो कंजेल के पास से जाता है उसको कुछ अलग सा ऑरा फील होता है और वो पीछे मुड़कर कंजेल को देखने लगता है। फिर उसको लगता है कि मुझे गलतफहमी हुई होगी और इधर कंजेल सोचने लगता है कि शायद से उस लड़के ने इन सोल्जर्स की ये सब हालत की होगी। इधर वो लड़का रोजेन के पास आता है और रोजेन उसको अपने साथ एयरशिप में बैठा कर ले जाता है और उसका नाम लियो होता है और रोजेन लियो से बोलता है कि अब हीरो किलर को ढूंढने के लिए 7 स्पेयर्स के 4 नाइट्स को भेजा गया है। जो सुनकर लियो रोजेन से पूछते हैं कि हीरो किलर सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और रोजेन बताता है कि मैं उससे फाइट कर चुका हूँ, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है और उसने फाइट में मेरा एक पैर काट दिया था और मुझे फाइट में हरा कर वहाँ से चला गया। और ये सुनकर लियो सोचता है कि अगर उसने तुम्हें हराया है तो इसका मतलब वो स्ट्रॉन्ग होगा। लियो रोजेन से कहता है कि अभी उन 4 नाइट्स को उस हीरो से लड़ने दो, हम बाद में उस हीरो किलर से फाइट करेंगे। और दूसरी ट्रेन को भी सभी सोल्जर्स जिन्होंने लियो को हराया था वो अपने सीनियर बारे में सारे इंसिडेंट के बारे में बताता है। जो सुनकर सीनियर गुस्सा हो जाता है, फिर वो सोल्जर्स का हाथ तोड़ देता है। वो कहता है कि अब हम इस इंसिडेंट का ब्लेम फ्री सिटी पर डाल देंगे, जिसके बाद हमें उस सिटी के अंदर जाकर रिसर्च करने का चांस मिल जाएगा जिससे कि हम हीरो किलर को ढूंढ कर मार देंगे। और इधर 4 नाइट्स की लीडर अल्जारिया फ्री सिटी में लॉर्ड से बात कर रही होती है। वो उनसे कहते हैं कि हमें 10 दिन के लिए फ्री सिटी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट काम पूरा करना है और लॉर्ड इसके लिए मान जाता है। तभी वहाँ पर एक बड़ा सा पत्थर आकर गिरता है। फ्री सिटी को ब्रिस्टा के सोल्जर ने घायल किया होता है और वो सोल्जर लीडर को अपने एक सोल्जर के साथ लॉर्ड के पास ले आता है और कहता है कि इस सिटी के अंदर हमारे दुश्मन छुपे हुए हैं जिन्होंने हमारे सोल्जर का ये हाल किया है। और लॉर्ड कैप्टन से कहता है कि कल तक आपके सभी सोल्जर्स बिल्कुल ठीक थे और आप इन सब का ब्लेम हम पर क्यों डाल रहे हो। जो सुनने के बाद कैप्टन अपने सोल्जर का टूटा हाथ दिखाता है और कहता है कि अब आपके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है, पहला आप हमें उन दुश्मनों के बारे में बता दे, दूसरा हम फ्री सिटी में अपने सोल्जर्स को भेजकर उन सभी सोल्जर्स को ढूंढ लेंगे। तभी अल्जारिया उस सोल्जर से कहती है कि तुम्हें बिना वार्निंग के फ्री सिटी पर अटैक किया, इसलिए तुम्हें अपने सोल्जर्स को यहाँ से हटाने होंगे। और ये सुनने के बाद सोल्जर्स अल्जारिया से पूछता है कि तुम कौन हो और अल्जारिया उसको बताती है कि मैं 7 स्पेयर्स की मेंबर हूँ। जो सुनकर सोल्जर उससे कहते हैं कि मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम 7 स्पेयर की मेंबर हो। और अल्जारिया फिर से उससे कहती है कि मैं रोन क्लेन की डॉटर हूँ। ये सुनने के बाद सोल्जर और लॉर्ड दोनों हैरान हो जाते हैं और लॉर्ड सोच रहे होते हैं कि रोन क्लेन एम्पायर के टॉप क्लेन में से एक है जिन्होंने एम्पायर को बनाया, उनको ऑफेंड करना हम सभी के लिए सही नहीं होगा। और इधर सोल्जर्स अपनी गलती के लिए अल्जारिया से माफी मांगता है और उनसे कहता है कि मेरे सभी सोल्जर्स यहाँ से चले जाएंगे। वो अल्जारिया से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपने कुछ सोल्जर्स दे दे और अल्जारिया उसकी बात को मान लेती है। और इधर एयरशिप में लियो रोजेन से पूछते हैं क्या वो 4th नाइट स्ट्रॉन्ग है, जिस पर रोजेन बताता है कि वो सभी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि उन्होंने हीरो गिलेन ने ट्रेन किया है और जब नोबल्स एम्पायर के खिलाफ गए थे तब उन्होंने 4 नाइट से उन सभी रिबेल्स को खत्म कर दिया, लेकिन वो सभी इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है उस हीरो किलर को हरा सकते हैं। और लियो बताता है कि वो अकेले उस हीरो किलर को नहीं हरा सकते, पर अगर वो चारों एक साथ उस पर अटैक करे तो शायद से वो हीरो किलर पकड़ा जा सकता है और इसलिए हमें पहले उन्हें ट्राई करने देना चाहिए। अगर वो फेल हो गए तो हम उस हीरो किलर को पकड़ने के लिए जाएंगे। और इधर कंजेल और उसके साथ विंड स्पिरिट का यूज करके हीरो किलर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी वो पीपी के रूम में आ जाते हैं और पीपी को देखने के बाद ओ नाइट जो विंड स्पिरिट का यूज कर रहा होता है वो बताता है कि बहुत ही रेयर रेसेस की डीमन ह्यूमन है। वो बताता है कि बहुत ही रेयर रेस की डेमी ह्यूमन है। वो उसके बारे में और जानना चाहता था पर अल्जारिया उसको वहाँ से ले जाती है। और इधर पीपी सोच रही होती है कि शायद से ये सभी कंजेल को ढूंढ रहे हैं। वो स्पिरिट कंजेल की ओरा को स्मेल कर सकती है, इसलिए हमें जल्दी से कंजेल को इस बारे में इन्फॉर्म करना होगा। और इधर विंड स्पिरिट कंजेल की स्मेल को पहचान लेता है। दूसरी तरफ कंजेल सोच रहा होता है कि मैं इस सिटी से अभी बाहर नहीं जा सकता हूँ क्योंकि इस सिटी की चारों तरफ सोल्जर्स है और उन्होंने सभी रास्तों को ब्लॉक करके रखा है, इसलिए मुझे जल्दी से यहाँ से निकलना होगा और दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। तभी उसके सामने अल्जारिया और बाकी सभी आ जाते हैं।
अल्जारिया और बाकी सभी कंजेल पर अटैक करते हैं, लेकिन कंजेल उन सभी के अटैक से बच जाता है। और ये देखकर अल्जारिया सोचती कि रोजेर ने हमें सही इन्फॉर्म किया था, हमें मिलकर हीरो किलर से फाइट करनी होगी वरना हम सभी इसको नहीं हरा पाएंगे। और कंजेल सोच रहा होता है कि शायद से इन सभी को मेरे बारे में रोजेर ने ही बताया होगा, पर मैं इन सभी से यहाँ पर हार नहीं सकता हूँ। और दूसरी तरफ हम रोजेन और लियो को देखते हैं, जो लोग हॉल ऑफ सोर्ड्स आ जाते हैं और वो जगह एक तरह से लियो के लिए घर होता है। इधर ग्लेन अपनी सोर्ड प्रैक्टिस कर रहा होता है और सभी नाइट्स ग्लेन को प्रैक्टिस करता देख हैरान हो जाती हैं कि वो इतनी एज के बाद भी स्ट्रॉन्ग है। फिर ग्लेन उन सभी नाइट्स पर अटैक करके उन्हें हरा देता है और तभी लियो ग्लेन के सामने आ जाता है और उसकी अटैक को रोक लेता है। ये देखकर सभी नाइट्स हैरान हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो। और लियो बताता है कि मेरी आइडेंटिटी कुछ खास नहीं है, मैं बस यहाँ का स्टूडेंट हूँ और हीरो ग्लेन के लिए बस एक स्लेव हूँ। मैं बस यहाँ का एक स्टूडेंट हूँ और हीरो ग्लेन के लिए मैं बस एक स्लेव की तरह काम करता हूँ और उसकी वजह से ही मैं इस जगह पर सोर्ड ट्रेनिंग कर पाया हूँ। लियो ग्लेन से पूछते कि आप यहाँ पर कैसे है और ग्लेन बताते कि मैं एक जरूरी मीटिंग के लिए जा रहा हूँ। लियो ग्लेन से पूछते कि आप यहाँ पर कैसे है और ग्लेन बताते कि मैं एक जरूरी मीटिंग से जा रहा था, लेकिन मुझे एक जरूरी काम आ चुका है जिसे तुम पूरा कर सकते हो। और उसके बाद वो लियो से कहता है कि तुम्हें 5 साल तक ग्लेन ने ट्रेनिंग दी है और टाइम आ चुका है कि तुम प्रूव करके दिखाओ कि तुम एक स्ट्रॉन्ग नाइट बन चुके हो। तुम्हें हीरो किलर का सर काट कर मेरे पास लाना होगा और अगर तुम इस मिशन में पूरा हो जाते हो तो मैं तुम्हें तुम्हारी इंपीरियल फैमिली के पास पहुंचा दूंगा। जो सुनकर लियो खुश हो जाता है और अपने मिशन के लिए वहां से चला जाता है। बाद में सभी स्पेयर नाइट्स आपस में बात कर रहे होते हैं कि भला ग्लेन ने लियो को मिशन पर क्यों भेज दिया। वो भी अकेले हैं, जिस पर दूसरा नाइट बताता है कि लियो हीरो ग्लेन के लिए बहुत ही अच्छा आइटम है। वो भी अकेले हैं, जिस पर दूसरा नाइट बताता है कि लियो हीरो ग्लेन के लिए बहुत ही टाइम से काम करते हुए आ रहा है और अभी इंपीरियल में से स्ट्रॉन्गेस्ट नाइट्स में से एक है। वो 5 साल पहले यहाँ पर सोर्ड ट्रेनिंग के लिए आया था और मास्टर ग्लेन से ट्रेनिंग लेने के बाद उसकी स्किल और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट हो चुकी है। वो बताता है कि लियो मास्टर ऑफ ब्लैक का टाइटल लेने के बहुत ही करीब है, जिसके लिए हम 20 साल से मेहनत कर रहे हैं। और रोजेन बताता है कि जल्दी लियो ब्लैक विंग टेक्निक को भी इनहेरिट करने वाला है। इधर ग्ले से पूछते हैं कि तुम्हें अभी भी आसिड की मौत का दुख है, जिस पर ग्ले बताती है कि सच में बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट था। उसने 16 साल की एज में ब्लैक विंग टेक्निक को माहिर कर लिया, जो तुम्हारे लिए करना भी पॉसिबल नहीं था। पर मुझे इस बात पर यकीन नहीं है कि उसने एम्पायर को धोखा देने की कोशिश की। ग्लेन कहता है कि मैंने अपने साथी को मारकर क्राइम किया, वो सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग था और हम सबसे बहुत ही आगे रहता था। मुझे इस बात पर प्राउड है कि मैं उसके साथ मिशन पर गया, लेकिन मैं सच्चाई के लिए मैंने उसको मार दिया। और ग्ले उससे कहती है कि तुम्हें उसको मारना नहीं चाहिए था, भले ही वो गलत रास्ते पर जा रहा था, लेकिन तुम उसको बचा सकते थे और मैं इस बात से हमेशा दुखी हूँ कि तुमने उसको नहीं बचाया। जिस पर ग्लेन उससे कहता है कि तुम अब भी उस गद्दार के बारे में क्यों सोच रही हो। और ग्ले बताते हैं कि मैंने आसिड को अपने बच्चों की तरह पाल पोस कर बड़ा किया था, इसलिए उसके जाने से सबसे ज्यादा दुख मुझे ही। और ग्ले से कहता है कि इस एम्पायर को प्रोटेक्ट करने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, अगर तुम मेरे खिलाफ जाओगी तो मैं तुम्हें भी मार दूंगा। और ये सुनने के बाद ग्ले उससे कहती है कि मुझे पता है कि तुम एम्पायर के लिए बहुत ही लॉयल हो, मैं इस बात से बहुत ही खुश हूँ कि तुमने लियो को मेरे पास ट्रेनिंग करने के लिए भेजा। और इधर कंजेल उन सभी नाइट से बचते हुए भाग रहा होता है। अल्जारिया कंजेल को फाइट करने के लिए कहती है और कंजेल उसकी बात को सुनकर भागे जा रहा होता है। और तभी वहाँ पर कंजेल की मदद करने के लिए अना भी आ जाती है। उसको देखकर नाइट्स हैरान हो जाते हैं और वो सोचने लगते हैं कि हीरो किलर के साथ कुछ और लोग भी जो कि उसकी मदद कर रहे हैं। और अल्जारिया अना को सामने से हटने के लिए कहती है। वो उसको बताती है कि हम यहाँ पर हीरो किलर के लिए आए, इसलिए तुम्हें इन सब में इन्वॉल्व होने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी इसने एक हीरो को मारा है। जो सुनकर अना सभी से कहती है कि तुम्हारे लिए भले एक हीरो किलर होगा, पर मुझे पता है कि ये असली हीरो है। और उसके बाद वो अल्जारिया पर अटैक कर देती है। अल्जारिया और अना दोनों फाइट कर रहे होते हैं और इधर कंजेल बाकी सभी नाइट से फाइट कर रहा होता है। और तभी उनमें से एक नाइट अपने विंड स्पिरिट का यूज करके अना पर अटैक करता है, जिसे अना मुश्किल से डोज कर पाती है। और ये देखने के बाद कंजेल अना को वापस चलने के लिए कहता है और बताता है कि अभी हम इन सबको नहीं हरा सकते। कंजेल और अना को डिस्ट्रैक्ट देखकर दूसरा नाइट अना पर अटैक कर देता है, जिससे कि अना इंजर्ड हो जाती है और कंजेल उसको पकड़कर नीचे के बोट में गिरा जाता है। उस बोट पर पहली पीपी और एल्टिया होती है और वो सभी वहाँ से भागने लगती है। उन्हें भागते देख अल्जारिया कहते हैं कि ये सिटी से बाहर नहीं जा पाएंगे। विंड स्पिरिट ने भी इन सभी की स्पेल को याद कर लिया, इसलिए हम इसे ढूंढ लेंगे। मैं तुम्हें अपने साथ इस फाइट में इन्वॉल्व नहीं कर सकता हूँ, भले ही तुम स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन तुम्हें अभी भी बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस की जरूरत है, इसलिए तुम्हें यहाँ से वापस चले जाना चाहिए। और इधर ब्रिस्टा को जब पता चलता है कि रोन क्लेन की बेटी ने उनके सभी सोल्जर्स को फ्री सिटी के अंदर जाने से मना कर दिया, तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो कहता है कि अब हम फ्री सिटी और उसके लोड को खत्म कर देंगे। इधर एल्टिया और बाकी सभी अंडरग्राउंड स्टोरेज में आ जाते हैं और एल्टिया कंजेल से कहती है कि हम इस जगह पर छुप सकते हैं, पर कंजेल मना कर देता है। वो बताता है कि हमारा यहाँ पर छुपने का कोई फायदा नहीं है, वो हमें आसानी से ढूंढ लेंगे। और एल्टिया उससे कहती है कि तुम्हें एम्पायर को उन 7 हीरोज की सच्चाई और अपने आइडेंटिटी के बारे में बता देना चाहिए। जिस पर कंजेल बताता है कि एम्पायर मेरी बात पर यकीन नहीं करने वाली है और वैसे भी मैं उन सभी के लिए हीरो किलर हूँ। फिर अना को होश आता है और कंजेल उससे कहता है कि तुम बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो और आगे जाकर तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग और भी बन सकती हो। अगर तुम मेरे साथ रहोगी तो मैं फाइट नहीं कर पाऊंगा और तुम्हें फाइट करते टाइम बस अपने दुश्मनों पर फोकस करना चाहिए। और इतना कहने के बाद कंजेल वहाँ से
जाने लगता है। वो याद करता है किस तरह पहले वो भी नाइट बनने की ट्रेनिंग किया करता था और उसके बाद कंजेल अल्जारिया और उसकी टीम से फाइट करने के लिए आ जाता है। वो उन सभी से अकेला फाइट कर रहा होता है और सभी उससे लड़ते हुए देख रहे होते हैं और इधर एक लेडी एल्टिया को इस बारे में इन्फॉर्म करती है। दूसरी तरफ कंजेल को फाइट करता देख एक बच्चा अपनी मॉम से पूछता है कि वो सभी नाइट उस डेमी ह्यूमन से क्यों फाइट कर रहे हैं, जिस पर उसकी मॉम बताती है कि वो एक बुरा इंसान है और इधर ओ नाइट अपने विंड स्पिरिट की पावर को यूज करके कंजेल को रोक देता है। अल्जारिया कंजेल के पास आती है और उससे कहती है कि अब तुम्हारा टाइम पूरा हो चुका है और जैसे ही वो उस पर अटैक करती है तो कंजेल उसको अपने हाथ से रोक देता है। ये देखकर अल्जारिया हैरान हो जाती है कि स्पिरिट के मैजिक के बाद भी भला ये मूवमेंट कैसे कर पा रहा है और वो उस पर दोबारा से अटैक करती है लेकिन उससे भी बच जाता है। लेकिन तभी वहाँ पर अना भी आ जाती है और वो भी कंजेल की मदद करने के लिए उन सभी नाइट से फाइट करने लगती है। उनमें से एक नाइट ये देखकर हैरान हो जाता है कि अना पहले ही बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो चुकी है और उसने बस उस हीरो किलर के एडवाइस को ही फॉलो किया है। इधर कंजेल भी फाइट करते टाइम अपने मास्टर को याद करने लगता है और तभी वहाँ पर फ्री सिटी के अंदर अटैक हो जाता है, जिसे देखकर कंजेल और बाकी सभी बहुत ही हैरान हो जाते हैं। अल्जारिया कहती है कि जरूर इन सब के पीछे बरिस्टा का ही हाथ है, उसको हीरो किलर के बारे में पता चल गया होगा तभी उनके सामने फ्री सिटी पर अटैक करने का सोचा। उसको हीरो किलर के बारे में पता चल चुका होगा तभी उसने यहाँ फ्री सिटी पर अटैक करने का सोचा। सभी लोग अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से वहाँ भाग रहे होते हैं। इधर कंजेल अना को सेफ जगह पर लेकर आता है और लड़ाई में बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो चुकी होती है। अना कंजेल से पूछती है क्या मैंने अच्छे से फाइट की, जिस पर कंजेल उससे कहता है कि तुमने बहुत ही अच्छे से फाइट की और उसके बाद अना भी वहाँ पर बेहोश हो जाती है। कंजेल उससे कहता है कि तुम अभी नहीं मर सकती हो और मैं तुम्हें ट्रेन करके एक स्ट्रॉन्ग वॉरियर बनाऊंगा और उसके बाद कंजेल अपना ब्लड अना को दे देता है जिससे कि उसकी लाइफ फोर्स बढ़ सके और कंजेल के ब्लड को पीने के बाद अना को बहुत ही दर्द हो रहा होता है। और दूसरी तरफ अल्जारिया मैजिस्ट्रेट से पूछती है कि तुम भला सिटी पर अटैक क्यों कर रहे हो, जिस पर मैजिस्ट्रेट बताता है कि हमें बरिस्टा ने इस सिटी पर अटैक करने का ऑर्डर दिए हैं और उनका कहना है कि इस सिटी के अंदर वो हीरो किलर छुपा हुआ है, यहाँ का लोड भी हीरो किलर के साथ मिला हुआ है, इसलिए बरिस्टा ने इस सिटी पर अटैक करने के लिए लोड को मारने का ऑर्डर दिया है। अल्जारिया इन सब का प्रूफ मांगते हैं जिस पर मैजिस्ट्रेट कहता है कि हमें प्रूफ की जरूरत नहीं है, हम इस सिटी पर कब्जा करने के बाद कैपिटल में सारी बात एक्सप्लेन कर देंगे। जो सुनकर अल्जारिया गुस्सा हो जाती है और कहती है कि 7 हीरोज में से एक हीरो भला ऐसा कैसे कर सकता है। मैजिस्ट्रेट कहता है कि तुम चाइनाइट्स हमें नहीं रोक सकते हो, इसलिए तुम इन सब में इन्वॉल्व मत होना और इतना कहने के बाद वो अपने सभी सोल्जर्स को अटैक करने का ऑर्डर दे देता है। अल्जारिया अपने नाइट से पूछती है क्या हमारे पास कोई दूसरा प्लान है, जिस पर वो मना कर देता है और अल्जारिया उसको जल्दी से प्लान बनाने के लिए कहती है। इधर अना को भी होश आ जाता है और कंजेल उससे कहता है कि जल्दी रात होने वाली है और मूनलाइट में तुम जल्दी से रिकवर हो जाओगी और उसके बाद तुम यहाँ से जा सकती हो। इतना कहने के बाद कंजेल वहाँ से चला जाता है और इधर अल्टिया के दोस्त उसको लॉर्ड मेंसन के पास ले जाती है और कहती है कि ये जगह हमारे लिए सबसे सेफ है। यहाँ पर पहले से सिविलियंस और क्रॉप्स बहस कर रहे होते हैं और सिविलियंस का लीडर एल्ग्रो और क्रॉप्स गोड का लीडर डेजलर से कहता है कि हम अपने सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट करेंगे, पर डेजलर उन्हें ऐसा करने से रोक रहा होता है और कहता है कि हम उनकी एडवांस आर्मी से नहीं जी सकते और इस बात को लेकर इन दोनों में बहस हो रही होती है। तभी वहाँ पर एल्टिया आती है और उनकी बहस को रोक देती है। दूसरी तरफ अल्जारिया नाइट से पूछती है क्या तुमने कोई प्लान सोचा है, जिस पर नाइट बताता है कि हमें बरिस्टा को मारना होगा, पर अगर हमने ऐसा किया तो पूरे नेशन के अंदर केस फायर हो जाएगा। जो सुनकर अंजारिया कहते कि हम हीरो को नहीं मार सकते और वैसे भी मैं नाइट हीरो को मारने के लिए नहीं बनी हूँ और हमें जल्दी से कुछ करना होगा। इधर कमांडर मैगिस्टर से कहता है कि हमारे सोल्जर लोड के मेंशन तक पहुंच चुके और मैगिस्टर गुस्सा हो जाता है। हमारे सोल्जर्स लोड के मेंशन तक पहुंच चुके और मैजिस्ट्रेट गुस्सा हो जाता है और कहता है कि सोल्जर्स को ऑर्डर दो कि यहाँ के घर में जाए और लोगों को खत्म कर दे, जिससे कि ऐसा लग सके कि हम सभी रेबल को मार रहे हैं। और कमांडर उसकी बात को मान लेता है और इधर सोल्जर्स आम लोगों को मारने लगते हैं। जो देखकर अल्जारिया उन्हें रोकने के लिए जा रही होती है, पर नाइट्स उन्हें पकड़ लेते हैं और कुछ सोल्जर्स एक लेडी और उसके बच्चों को मार रहे होते हैं। अल्जारिया कहती है कि हमें इन लोगों को प्रोटेक्ट करना होगा, पर नाइट्स उनको नहीं छोड़ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि हम इन सब में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। वो सोल्जर उस लेडी को मारने के लिए जा रहा होता है, लेकिन तभी कंजेल वहाँ पर आकर उन सोल्जर्स को मार देता है और उसके बाद वहाँ पर और भी सोल्जर्स आ जाते हैं। उसका लीडर उन्हें कंजेल पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन वो सभी कंजेल से बहुत ही डर रहे होते हैं। फिर उसका लीडर बताता है कि अगर तुम उसको मार देते हो तो तुम सभी बहुत ही ज्यादा फेमस हो जाओगी। जो उन सभी कंजेल पर अटैक करने के लिए आते हैं, लेकिन कंजेल उन सभी को मार देता है और उस लेडी को वहां से भागने के लिए कहता है, जिसके बाद वो दोनों वहां से भाग जाते हैं और इधर कंजेल सभी सोल्जर से फाइट कर रहा होता है। और दूसरी तरफ एल्टिया उन दोनों से पूछती है तुम सब आपस में फाइट क्यों कर रहे हो। एल्टिया को वहां पर देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं और एल्टिया उन दोनों से कहती है कि तुम दोनों को बॉर्डरलैंड्स भेजकर एक न्यू लाइफ दी और तुम दोनों उसकी वैल्यू नहीं कर रहे हो। एल्ग्रो बताता है कि हम सिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए फाइट कर रहे हैं और एल्टिया डिजलर को भी उनका साथ देने के लिए कहती है। दूसरी तरफ सोल्जर्स कमांडर के पास आता है और उन्हें बताता है कि सिविलियंस और यहाँ के क्रॉप्स ने एक फोर्स बना ली है जो कि हमारी आर्मी पर भारी पड़ रही है। डिजलर एल्टिया को यहाँ से भागने के लिए कहता है और वो बताता है कि ये जगह तुम्हारे लिए सेफ नहीं है, इसलिए तुम्हें अपनी जान बचाने के लिए यहाँ से चली जाओ। लेकिन एल्टिया मना कर देती है और वो बताती है जब मैं स्मगलिंग का बिजनेस करती थी
तब मुझे किसी के मरने या फिर जीने से कोई फर्क नहीं पड़ता था, पर जब से मैं यहाँ पर आई हूँ मुझे लाइफ की वैल्यू के बारे में पता चल चुका है, इसलिए मैं भी यहाँ पर रुककर सभी की मदद करना चाहती हूँ। दूसरी तरफ अल्जारिया देखती कि कंजेल अकेले ही सभी सोल्जर्स को मारे जा रहा होता है और वो कहती कि इस तरह वो अकेले ही पूरी आर्मी को खत्म कर देगा, लेकिन कंजेल थक चुका होता है और ये देखने के बाद अल्जारिया अपने साथियों से कहती कि हमें भी उस हीरो किलर की मदद करनी चाहिए। जो सुन उसके साथी उससे पूछते कि सच में हमें ऐसा करना चाहिए, और अल्जारिया कहते कि अगर हमें यहाँ के लोगों को प्रोटेक्ट करना है तो जो हमें सही लगता है हमें वो करना चाहिए। तभी वहाँ पर अना आकर बाकी सभी सोल्जर्स को मार देती है और कंजेल उसको वहाँ पर देखकर खुश हो जाता है। फिर वो दोनों मिलकर बाकी सभी सोल्जर से लड़ने लगते हैं, जो देखकर सोल्जर्स डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन अल्जारिया और उसके साथी उन सभी सोल्जर्स को रोकने के लिए उनके सामने आ जाते हैं, जिससे कि उनमें से कोई भी ना भाग सके। और इधर कंजेल और अना दोनों मिलकर सभी को मारे जा रहे होते हैं और इधर मैजिस्ट्रेट कमांडर से कहता है कि मैं बाकी सभी सोल्जर्स को लेने जा रहा हूँ, तब तक तुम यहाँ पर सब कुछ हैंडल करो। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से चला जाता है और कमांडर सभी सोल्जर्स को लड़ने के लिए कह रहा होता है, पर वो सभी कमांडर की बात नहीं सुन रहे होते और सभी सिविलियंस को लग रहा होता है कि वो ये फाइट जीत चुके हैं। और तभी सिटी पर एक बड़ा सा मैजिक अटैक होता है, जो देखकर सभी डर जाते हैं और तभी आसमान में से एक कैसल को उड़ते हुए देखते हैं और ये अटैक बरिस्टा ने ही किया होता है। अल्जारिया कहती कि भला बरिस्टा इस कैसल का यूज क्यों कर रहा है, इसको हीरो ने तो नेशन को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाया था। और कंजेल उस कैसल को देखकर खुश हो जाता है। वो कहता है कि बरिस्टा ने इस कैसल को लाकर अपना काम आसान करवा दिया, वरना मैं भला इस कैसल को कहाँ पर ढूंढता। कमांडर भी अपनी आर्मी को वहाँ पर आता देख खुश हो जाता है और तभी बरिस्टा उन सभी पर अटैक करके उन्हें खत्म कर देता है और कहता है कि जो भी मेरे खिलाफ जाने की कोशिश करेगा मैं उसको खत्म कर दूंगा। और वो अपने सोल्जर्स को अटैक करने के लिए कहता है, जिस पर उसके सोल्जर्स कहते हैं कि नीचे हमारी आर्मी है, अगर हमने अटैक किया तो हमारे लोग भी मारे जाएंगे। पर बरिस्टा को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता है और वो सीधा अटैक करने के लिए ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो सभी नीचे सिटी पर अटैक कर देते हैं। और कमांडर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा है, इसलिए वो अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने अल्जारिया और बाकी सभी नाइट्स आ जाते हैं। वो कमांडर से कहते हैं कि तुम हमें सब कुछ एक्सप्लेन करो, पर कमांडर उनकी बात नहीं मांगता और वहाँ से भागने की कोशिश कर रहा होता है, पर वो सभी उसको पकड़ लेते हैं। इधर अटैक की वजह से कुछ लोग भी मारे जाते हैं और एल्ग्रो पर एक बड़ा सा पिलर गिरने वाला होता है, लेकिन सही टाइम पर अना और कंजेल भी वहाँ पर आकर उसको बचा लेते हैं। कंजेल अना से कहता है कि हमें सभी सोल्जर्स को खत्म करना होगा और इधर डिजलर अपने सभी क्रॉप्स को ऑर्डर देता है कि सभी लोगों को यहाँ से सेफ बाहर निकालो। एल्टिया भी एक लेडी के पास आती है और उसको वहाँ से जाने के लिए कहती है, लेकिन वो लेडी जाने से मना कर देती है और वो कहती है कि हीरो हमें बचाने के लिए आएंगे। यहाँ कंजेल अपनी ब्लैक सोर्ड का यूज करके उन सभी सोल्जर्स को मार रहा होता है और उसको इस तरह से लड़ता देख सभी लोग बहुत ही हैरान हो चुके होते हैं। वो कंजेल को एक हीरो समझ रहे होते हैं और उसे चीयर कर रहे होते हैं, जो देखकर एल्टिया और पीपी दोनों खुश हो जाती है। एल्टिया कहता है कि भले ये सब कंजेल को पसंद ना आए, लेकिन कंजेल सच में हीरो है। इधर अना और कंजेल दोनों ड्रैगन पर बैठकर सभी सोल्जर से लड़ने के लिए चले जाते हैं। उन दोनों को देखकर मैजिस्टर बहुत ही डर जाता है और अपने सोल्जर्स को उन्हें रोकने के लिए कहता है। और इधर मैजिस्टर ग्लेन के शिप को लेने के लिए आता है। उसको ये बात पता होती है कि अगर हमने ग्लेन का शिप लिया तो हमें कोई भी नहीं रोक पाएगा। और तभी वहाँ पर ग्लेन का शिप आ जाता है और उसके नीचे कमांडर लटका होता है, जो देखकर मैजिस्टर को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और शिप को अल्जारिया और बाकी सभी नाइट चला रहे होते हैं। और दूसरी तरफ बरिस्टा जब ग्लेन की शिप को देखता है तो उसको वो शिप बिल्कुल पसंद नहीं आती, क्योंकि उस शिप को स्पेशल ग्लेन के लिए कस्टमाइज किया गया था। और जब बरिस्टा ने सेम अपने लिए उस शिप को बनवाने की बात करी तो एम्पायर ने मना कर दिया और बरिस्टा कहता है कि हम सभी हीरोज हैं और हम सभी को इक्वल ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ग्लेन को हम सभी से ज्यादा रिस्पेक्ट और अच्छा ट्रीट किया जाता है। फिर बरिस्टा पास्ट का सीन याद करता है जब वो 7 हीरोज बैठकर आपस में बात कर रहे होते हैं और बाकी के 4 हीरोज जंगल के अंदर से मिशन को पूरा करके आए होते हैं। सभी सोच रहे होते हैं कि जब वो चारों हीरो वापस आएंगे तब एम्पायर में उन्हें हीरो का टाइटल्स मिलेगा और हमें ज्यादा और एम्पायर के लिए इम्पोर्टेंट होंगे। बरिस्टा कहता है कि आसरिट जो कि अकेले इस मिशन को पूरा कर सकता है, उसके कंपेयर में हम सभी कुछ भी नहीं है। और तभी ग्लेन कुछ सोचने के बाद कहता है कि हम उन चारों को मार देंगे, फिर उनकी जगह हम ले लेंगे और एम्पायर को बता देंगे कि बाकी के हीरोज ने एम्पायर को धोखा देने की कोशिश की, इसलिए वो मारे गए। सभी को ये प्लान ठीक लगता है और कंजेल उस शिप के पास पहुंच रहा होता है और जैसे ही सोल्जर उस पर अटैक करने के लिए आते वो उन सभी को मार डालता है और बरिस्टा उसको मारने के लिए उस पर कैनन से अटैक करता है, लेकिन कंजेल उसको अटैक को डोज कर लेता है। इधर अल्जारिया और बाकी सभी एयरशिप के कैनन को ढूंढ रहे होते हैं और उन्हें कैनन मिल जाता है और अल्जारिया उन्हें कास्टर पर अटैक करने के लिए कहती है, जिस पर दूसरा नाइट अल्जारिया से पूछते क्या ऐसा करना ठीक होगा। और अल्जारिया कहती है कि भले हम रूल्स के खिलाफ हैं और इन सब से मेरे फादर को भी बहुत ही प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन मैं इस तरह से यहाँ के लोगों को मरने नहीं दे सकती हूँ। हमें उन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा और मैजिस्टर एयरशिप को रोकने के लिए कुछ सोच रहा होता है। इधर कमांडर मैजिस्टर से मदद मांग रहा होता है, लेकिन मैजिस्टर उसकी मदद नहीं करता और तभी एयरशिप से कैनन फायर होती है और मैजिस्टर उसमें मारा जाता है। वो अटैक सीधा फ्लाइंग कैसल पर लगता है और इस अटैक को देखने के बाद बरिस्टा बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो एयरशिप पर अटैक करता है, लेकिन एयरशिप और कंजेल दोनों उस अटैक से बच जाते हैं। और कंजेल अना को उस कैसल के पास चलने के लिए कहता है और जैसे ही वो दोनों कैसल के पास आते हैं तो कंजेल उस कैसल की दीवार को तोड़कर अंदर जाने लगता है। इधर एयरशिप भी कैसल पर अटैक कर रही होती है और वहाँ
पर रोजेन और लियो भी अपनी एयरशिप के साथ आ जाते हैं। लियो गिलेन की एयरशिप को देखता है और फिर उसकी नजर उसके फ्लाइंग कैसल पर पड़ती है, जिसे देखकर लियो कहता है कि उस फ्लाइंग कैसल के अंदर जरूर बरिस्टा होगा। जो सुनकर रोजेन कहता है कि हीरो बरिस्टा आखिर एम्पायर से छुपकर फ्लाइंग कैसल क्यों बना रहा है। जो सुनकर रोजेन कहता है कि हीरो बरिस्टा आखिर एम्पायर से छुपकर फ्लाइंग कैसल क्यों बना रहे थे। और लियो कहता है कि अगर कंजेल ने हीरो बरिस्टा को मार दिया, उसके बाद मैं उसको मारता हूँ तो मुझे पहले से ज्यादा हुनर मिलेंगे, इसलिए पहले हीरो किलर बरिस्टा को मार दे और फिर मैं बाद में उससे फाइट करने जाऊंगा। इधर बरिस्टा अपनी जान बचाने के लिए भाग रहा होता है और तभी उसको आसरेट की याद आती है और वो समझ नहीं पा रहा होता कि आखिर इस टाइम पर मैं आसरेट को क्यों याद कर रहा हूँ, जबकि मैंने उसको मारा है। और कंजेल भी उस जगह पर आ जाता है जहाँ से सभी सोल्जर्स शिप में बैठकर भाग रहे होते हैं। और इधर अल्जारिया सभी नाइट से कहती है कि हमें बरिस्टा को जिंदा पकड़ना होगा, इसलिए वो दोबारा से कैनन फायर करती है। और इधर बरिस्टा भी शिप में बैठने के लिए आता है, लेकिन उसके सोल्जर्स उसको लात मारकर शिप से बाहर फेंक देते हैं, जो देखकर बरिस्टा हैरान हो जाता है और सभी सोल्जर्स वहाँ से भाग जाते हैं। फिर कैसल पर दोबारा से अटैक होता है और कंजेल बरिस्टा के सामने आ जाता है। फिर उसको अपना पास्ट याद आने लगता है, जहाँ वो अपने फादर के साथ काम करता था। उसके फादर बहुत ही बड़े मर्चेंट थे और वो उनके लिए गार्ड का काम करता था। उसके फादर ने बरिस्टा से कहा था कि किंग एम्पायर के लिए कुछ हीरो को सेलेक्ट कर रहे हैं जो उस ग्रेट डार्क जंगल मिशन में जाने वाले हैं। बरिस्टा अपने फादर से पूछते हैं कि मैं अकेला क्यों जा रहा हूँ और मेरे साथ मेरे भाइयों को भी जाना चाहिए, पर फादर मना कर देता है। वो बरिस्टा से कहता है कि तुम्हारे सारे भाई मर्चेंट बन चुके हैं, बस तुम ही कुछ नहीं करते हो और मैं तुम्हें इसलिए यहाँ से भेज रहा हूँ कि तुम कुछ कर सको और कुछ सीख सको। तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और तुम बाकी के हीरो से कुछ सीख सकते हो। तुम्हें फैमिली के लिए कुछ भी होने लेने की कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें बस घर वापस जिंदा आना है। और उसके बाद बरिस्टा अपने फादर की बात मानकर हीरो को ज्वाइन करने के लिए चला जाता है और वो मिशन पर बहुत ही मोस्टर से फाइट करता है। लेकिन उन्हें देखकर बरिस्टा की बहुत ही फटने लगती है और आसरेट उसको हर जगह से प्रोटेक्ट करता था। और इधर कंजेल बरिस्टा से कहता है कि मैं यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ। तभी बरिस्टा आसरेट को मदद के लिए आवाज लगाने लगता है और ये सुनकर कंजेल सोच रहा होता है कि इसको मेरी सच्चाई पता है, लेकिन असल में बरिस्टा पागल हो चुका होता है। उसको लग रहा होता है कि अभी भी वो पास्ट में जहाँ पर आसरेट उसको बचा लेगा और वो अपने फादर की बात मानकर वापस से घर चला जाएगा। उसको इस तरह से बिहेव करता देख कंजेल उसको मार देता है और उसके बाद कंजेल रोते हुए कहता है कि अब बस बाकी के 5 ही बच गए। उसके बाद अल्जारिया देखती है कि कैसल से अटैक होना बंद हो चुका है और अना भी कैसल के चारों ओर कंजेल को ढूंढ रही होती है। तभी वहाँ पर रोजेन और लियो अपनी एयरशिप के साथ आ जाते हैं और वो दोनों कहते हैं कि कंजेल ने हीरो बरिस्टा को मार दिया। और फिर लियो कंजेल से कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मुझे बहुत ही अच्छा रिवॉर्ड मिलने वाला है। कंजेल भी लियो को पहचान लेता है कि शायद से ये वही लड़का है जो उस दिन बार में मिला था और वो दोनों आपस में फाइट करने लगते हैं। उन दोनों की स्वॉर्ड स्टाइल सेम होती है और दोनों एक दूसरे के अटैक को रोक रहे होते हैं। उससे फाइट करते टाइम कंजेल को समझ में आता है कि शायद से इसको मास्टर गिले ने ट्रेनिंग दी है। इधर लियो भी सोच रहा होता है कि इसकी स्वॉर्ड स्टाइल बिल्कुल मेरी तरह और वो कंजेल से कहता है क्या तुम मुझे ब्लैक विंग टेक्निक दिखा सकते हो। जो सुन रोजेन सोच रहा होता है कि आखिर लियो हीरो किलर से ब्लैक विंग टेक्निक के बारे में क्यों पूछ रहा है और जब उस हीरो किलर को इसके बारे में कुछ पता ही नहीं होगा। वो दोनों दोबारा से लड़ने लगते हैं। लियो कंजेल से कहता है कि मैं तुम्हें खत्म करने के बाद हेल ऑफ स्वॉर्ड्स में इंस्ट्रक्टर का काम लेने वाला हूँ, जहाँ पर मैं सभी को स्वॉर्ड ट्रेनिंग दूंगा और उसको कंजेल के साथ फाइट करने में बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा होता है। और लियो सोच रहा होता है कि ये तो मास्टर गिले से भी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसकी स्वॉर्ड टेक्निक को देखने के बाद लियो उससे पूछते हैं कि आखिर तुम कौन हो। और इधर रोजेन उन दोनों को ऐसे लड़ता देख हैरान हो रहा होता है। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि 20 साल पहले लेजेंडरी स्वॉर्डमैन जो कि ब्लैक मास्टर था, उसके इस टाइटल को इनहेरेंट करने के लिए दोनों फाइट कर रहे हैं। पर हीरो किलर को भला ये टेक्निक के बारे में कैसे पता चला। और इधर कंजेल की बॉडी ज्यादा फोर्स को सह नहीं पा रही होती और लियो भी ये देख लेता है। वो कंजेल से कहता है कि तुम्हारी ये डेमी ह्यूमन बॉडी तुम्हारे स्वॉर्ड टेक्निक को हैंडल नहीं कर पा रही है। मैंने तुमसे ज्यादा एक्सपेक्ट किया था, पर शायद से अब मुझे इस बैटल को यहीं पर खत्म करना होगा। और वो सीधा ब्लैक विंग का यूज करके कंजेल पर अटैक करता है, जिससे कि कंजेल का आर्मर टूट जाता है और नीचे गिर जाता है। और इधर लियो निराश हो जाता है क्योंकि वो ब्लैक विंग को ठीक से नहीं यूज कर पा रहा था। और दूसरी तरफ कंजेल को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। उसने ब्लैक विंग्स टेक्निक को मास्टर कर लिया था, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पा रहा है। और लियो दोबारा से कंजेल पर ब्लैक विंग्स टेक्निक का यूज करने के लिए जा रहा होता है, जो देखकर कंजेल सोचता है कि मास्टर गिले ने सच में एक बहुत ही टैलेंटेड स्टूडेंट को चुना है। जैसे ही वो कंजेल पर अटैक करने के लिए जा रहा होता है, तभी कंजेल के ऊपर मूनलाइट पड़ती है और उसकी पावर वापस से आ जाती है। कंजेल भी उस ब्लैक विंग टेक्निक का यूज करके लियो को हरा देता है। फिर कंजेल लियो से कहता है कि तुमने सही कहा, मेरी बॉडी मेरे अटैक को हैंडल नहीं कर पाती है और बिना ब्लैक विंग के मैं तुम्हें नहीं हरा सकता हूँ। लेकिन जब तुमने मुझ पर अटैक किया था तब मैंने तुम्हें हेजिटेट करते हुए देखा था, और जिस दिन तुम अपने हेजिटेशन को खत्म कर दोगे तब तुम ब्लैक विंग को मास्टर कर लोगे। और इधर कैसल टूट रहा होता है, तभी वहाँ पर अना आती है और वो कंजेल को अपने साथ ले जाती है। इधर लियो देखते है कि ब्लैक विंग के बाद वो भी जिंदा है और वो समझ जाता है कि कंजेल ने उसको बस हराने के लिए बस अपनी टेक्निक का यूज किया। वो अपनी वीकनेस को लेकर रोने लगता है और इधर कंजेल सोच रहा होता है कि मुझे जल्दी से अपने स्किल को रिफंड करने की जरूरत है, वरना मैं अगली बार लियो से नहीं जीत पाऊंगा। और इधर कंजेल और उसके दोस्तों को स्टडी में लिया गया होता है और अल्जारिया उन्हें छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि हमें फ्री सिटी
को मास्टर से बचाने जाना चाहिए और अल्जारिया उन्हें छोड़ने के लिए कहती है और बताती है कि हमें फ्री सिटी को मास्टर से बचाने के लिए जाना चाहिए, जिस पर लीडर मना कर देता है और अल्जारिया से कहता है कि उस सिटी के लोग हीरो किलर से साथ मिले हुए, इसलिए उन सभी का मरना ही ठीक होगा। वो अल्जारिया से कहता है कि मैं तुम्हें अभी कोई पनिशमेंट इसलिए नहीं दे रहा हूँ क्योंकि तुम रोन क्लैन की डॉटर, और अगर तुमने उन रेबल्स के साथ देने की कोशिश करी तो मैं तुम्हारे दोस्तों को पनिश करूंगा। जो सुनकर अल्जारिया गुस्सा हो जाती है और उसके बाद अल्जारिया को रूम में बंद कर दिया जाता है। वो कहती है कि हमें उन लोगों को जाकर प्रोटेक्ट करना होगा और बाहर खड़ा नाइट अल्जारिया से कहता है कि आपको फ्री सिटी के लोगों के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। वो सभी उन मोस्टर का सामना कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने बरिस्टा की आर्मी को हराया। और ये सुनने के बाद अल्जारिया कहती है कि भला हम ह्यूमंस को मोस्टर के साथ कैसे लड़ने दे सकते हैं। तभी वहाँ पर अल्जारिया के दोस्त आ जाते हैं और उसको वहाँ से अपने साथ आजाद करके लेकर जा रहे होते हैं। लीडर को इस बारे में पता चल गया होता है। वो अल्जारिया को रुकने के लिए कहता है और अल्जारिया सीधा जाकर उसके मुंह पर पंच मारती है, जो देखकर बाकी के नाइट्स उससे कहते हैं कि तुम्हारी इस गलती के लिए तुम्हारे फादर को भी प्रॉब्लम हो सकता है। जिस पर अल्जारिया कहती है कि जब मेरे फादर को ये सच्चाई पता चलेगी कि हम नाइट्स ह्यूमंस की मदद करने की वजह से उन्हें मोस्टर से लड़ने के लिए छोड़ रहे हैं, तब मेरे फादर मेरा ही सपोर्ट करेंगे और उन्हें इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरी तरफ कमांडर प्रिजन में बंद होता है। तभी उनके पास एक सोल्जर आता है और वो कमांडर से कहते हैं कि मैं बरिस्टा की आर्मी में मार्शल था और मेरा नाम पोविक है और मैं यहाँ पर आपको आजाद करने के लिए आया हूँ। पोविक कमांडर को बताता है कि नोबल बची हुई आर्मी के साथ फ्री सिटी पर अटैक करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए हमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी इस सेवर के अंदर मोस्टर को बनाया जा रहा है जो उन सभी ह्यूमंस को खत्म कर देगा। और कमांडर उससे पूछता है कि क्या वो मोस्टर हम पर अटैक नहीं करेगा, जो सुनकर पोविक कहता है कि इस बारे में मैंने कुछ भी नहीं सोचा। और इधर फ्री सिटी लोग मिलकर अपनी सिटी के लिए एक न्यू फ्लैग बनाते हैं और एल्गोरो कहता है कि अब हम इस सिटी को प्रोटेक्ट करेंगे। डेजलर उससे कहता है कि नोबल हम पर अटैक करने वाला है और क्या हम उसका सामना कर पाएंगे। और इधर सिटी में नोबल अपनी आर्मी के साथ आ गया होता है। वो नोबल वहाँ के लोगों को बस फ्लैग हटाने के लिए कहता है, पर सभी लोग मना कर देते हैं, जो सुनकर वो अपने सोल्जर से अटैक करने के लिए भेजता है। वो उन सभी पर अटैक करने वाला होता है कि तभी वहाँ पर कंजेल आकर उसके वेपन को काट देता है और नोबल सभी को हीरो किलर पर अटैक करने के लिए कहता है, लेकिन सभी कंजेल को देखकर बहुत ही डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। इधर एल्गोरो कंजेल को बताता है कि हमने सिटी के लिए एक न्यू फ्लैग बनाया जो हमारे न्यू हीरो को डिफाइन करेगा, पर कंजेल उस फ्लैग को नीचे गिरा देता है और अना के साथ वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ सीवर के अंदर सोसर मैजिक का यूज करके मोस्टर को बना रहा होता है और वहाँ कमांडर अपनी आर्मी के साथ ये सब देख रहा होता है। वो पोविक से कहता है कि ये सोल्जर जल्दी से अपना काम पूरा क्यों नहीं कर रहा है। और तभी वहाँ पर एक सोल्जर आकर बताता है कि नाइट हम पर अटैक करने के लिए सीवर के अंदर आ चुके हैं। वो सभी नाइट्स अल्जारिया और उसके दोस्त होते हैं और अंदर सभी सोल्जर्स को मारना शुरू कर देते हैं। असल में वो फ्री सिटी की ओर जा रहे होते थे, लेकिन उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर सीवर के अंदर मोस्टर को बनाया जा रहा है, इसलिए वो सबसे पहले यहाँ सभी को खत्म करने के लिए आ गए। इधर कमांडर उस सोर्सरर को जल्दी से मैजिक पूरा करने के लिए कहता है, लेकिन सोर्सरर माना खत्म कर देता है और बताता है कि इसमें बहुत ही टाइम लगेगा। तभी दूसरा नाइट वहाँ पर अपने फायर से अटैक करता है और वो पूरी तरीके से ब्लास्ट हो जाती है। सभी वहाँ से भागने लगते हैं और कमांडर उस सोर्सरर्स को ढूंढता है। फिर उस सोर्सरर अपनी सच्चाई बताता है और वो कहता है कि मैं कोई सोर्सरर नहीं हूँ। बाद में हमें पता चलता है कि वो इंसान असल में रासव था। तभी रासव को कोई मोस्टर पकड़ लेता है और वो देखकर बहुत ही डर जाता है और वो मोस्टर रासव से कहता है कि मैं कोई मोस्टर नहीं हूँ। इधर पीपी एल्टे से कहती है कि हमें कंजेल के पीछे जाना चाहिए और तभी वहाँ पर वो मोस्टर आ जाता है, लेकिन पीपी को पता होता है कि वो मोस्टर असल में ग्रैंडपेन है और वो जाकर उसको हक कर लेती है। अल्जारिया को यकीन नहीं होता है कि ये इनका साथी है और ग्रैंडपेन एक्सप्लेन करता है कि जब वो सीक्रेट पैसेज के अंदर मर रहा था तब फेर्गो के अंदर का ये मोस्टर मेरी बॉडी से जुड़ गया, जिस वजह से मुझे दोबारा से जीने के लिए एक न्यू लाइफ मिली और इस लाइफ का यूज मैं सभी लोगों की मदद करने के लिए करने वाला हूँ, जिससे कि मैं फार्गो के किए गए पाप को कम कर सकूं। और पीपी एल्टिया से कहती है कि मैं कंजेल के साथ जाने वाली, वो भले ही स्ट्रॉन्ग है लेकिन वो बहुत ज्यादा सैड रहता है और ग्रैंडपेन भी पीपी के साथ उसके जर्नी पर जाने की बात करता है, जो सुनकर पीपी खुश हो जाती है। इधर अल्जारिया भी उसके साथ इस जर्नी पर जाने के लिए कहती है और दूसरी तरफ अना कंजेल से कहती है कि हमें उन्हें गुड बाय कह देना चाहिए था, जिस पर कंजेल उससे कहता है कि अगर हम ऐसा करते हैं तो उनके लिए ये और ज्यादा पेनफुल होगा। और इसी के साथ ये एनिमे का सीजन यहीं पर एंड हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।